जैसा कि सिद्धार्थ ने पंक्ति से प्रॉमिस किया था, फैशन हब का फैशन शो अपनी प्रीवियस शेड्यूल टाइम पर ही ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। सिद्धार्थ बहुत ज्यादा बिजी था, लेकिन फिर भी वो सोनल को लेकर बहुत ज्यादा नर्वस था। उसे बाकी किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। वो बस फैशन शो में सारे लोगों के मुंह से सोनल की तारीफ सुनना चाहता था। वो दिल से चाहता था कि सोनल के बनाए डिजाइन्स को लोग अप्रिशिएट करें। वो जानता था कि फैशन हब में सोनल के साथ जो भी हुआ था उसके बाद उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और रेपुटेशन को बहुत चोट पहुंची थी। पैसों से वो सोनल की हेल्प जरूर कर सकता था, लेकिन उसके लिए एक अच्छी रेपुटेशन नहीं खरीद सकता था। उसका बस एक ही तरीका था कि लोग खुद ही सोनल के टैलेंट को रिकॉग्नाइज करें। अपने केबिन में वो परेशानी से यहाँ वहां चहलकदमी कर रहा था। तभी केबिन का डोर ओपन करते हुए रोहित अंदर आ गया। सर, फ्लाइट का टाइम हो गया है, हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना चाहिए। मगर अंदर आते ही उसे खांसी होने लगी। पूरे केबिन में सिगरेट का धुआं भर गया था। उसने अपने हाथों से चेहरे के आगे हवा करते हुए परेशानी से सिद्धार्थ की तरफ देखा, जो कमरे में इधर उधर टहलते हुए लगातार सिगरेट के कश लगा रहा था। टेबल पर जो एशट्रे पड़ी हुई थी वो ऊपर तक भर गई थी। ओ गॉड, ये सब भी ना, अरे कब सिगरेट की आदत छूटेगी इनकी। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे सोनल जी से दूर होने के बाद इन्होंने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब में सिगरेट पीना ही शुरू कर दिया है। रोहित परेशानी से अपना सिर पकड़ते हुए ये सब सोच रहा था। उसे सिद्धार्थ के साथ काम करते हुए कई साल हो गए थे, और इतने सालों में वो इतना तो जान ही गया था कि सिद्धार्थ इतनी ज्यादा स्मोकिंग सिर्फ तब करता था जब वो बहुत ज्यादा नर्वस होता है। तो उसने तुरंत अपने फेस पर एक स्माइल लाते हुए कहा, डोंट वरी सर, भाभी जी बहुत टैलेंटेड है। अरे आप बेकार में उनके लिए इतना परेशान हो रहे हैं। आपने देखा था ना, उन्होंने सुपर स्टार के लिए भी कितना अच्छा सूट डिजाइन किया था। मुझे तो पूरा यकीन है भाभी जी इस बार भी सबकी छुट्टी कर देंगी। उसकी बात सुनकर सिगरेट के कश लगाते हुए सिद्धार्थ के हाथ रुक गए। उसने अपनी आईब्राउज सिकोड़ते हुए रोहित की तरफ देखा। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे रोहित। रोहित ने अब एक जबरदस्ती वाली स्माइल के साथ अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अब आप मुझे चाहे जो भी कहें सर, लेकिन सच तो यही है। सिद्धार्थ ने अब बची हुई सिगरेट को एशट्रे में फेंकते हुए कहा, तुमने फ्लावर्स के ऑर्डर दे दिए? मैंने तुमसे कहा था ना कि फ्लावर्स एकदम टाइम पर डिलीवर होने चाहिए। अरे सर, आप मुझे कोई काम दे और मैं ना करूं, ऐसा कभी हो सकता है? अब उस फ्लावर शॉप में मैंने सुबह से अब तक यही कोई 36 बार कॉल करके उन्हें अच्छे से याद दिला दिया है कि डिलीवरी एकदम टाइम पर होनी चाहिए। डोंट वरी सर, लेट होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सिद्धार्थ ने भी अब संतोष के साथ अपना सिर हिलाते हुए कहा, ओके देन लेट्स गो। सोनल ने भले ही डिसाइड कर लिया था कि वो फैशन शो के बाद ये जॉब छोड़ देगी, लेकिन फिलहाल वो फैशन हब की एम्प्लॉय थी। और तो और सिद्धार्थ के कहे मुताबिक इस फैशन शो की मेन डिजाइनर भी वही थी, इसलिए उसका इस फैशन शो में मौजूद रहना सबसे इंपॉर्टेंट था। इस वक्त वो बैकस्टेज बैठी परेशानी से अपने नाखून चबा रही थी। बाहर की तरफ से लाउड म्यूजिक का शो सुनाई पड़ रहा था। फिलहाल वो बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रही थी। पता नहीं सब कुछ ठीक ठाक हो पाएगा भी या नहीं, ये सोच सोचकर उसकी धड़कनें तेज होने लगी थी। हालांकि सोनल इससे पहले करण के लिए कपड़े डिजाइन कर चुकी थी। उस डिजाइन के लिए पंक्ति और खुद करण ने भी उसकी काफी तारीफ की थी, लेकिन इस बार चीजें बहुत अलग थी। लास्ट टाइम पंक्ति ने अपनी तरफ से जो अरेंजमेंट्स किए थे उसमें से वो ज्यादा लोगों को इनवाइट नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार फैशन शो का ऑर्गेनाइजर सिद्धार्थ था। उसकी हेल्प की वजह से पंक्ति इस फैशन शो को बहुत बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज कर पा रही थी। उनका वेन्यू पिछले वेन्यू से करीब 3 गुना ज्यादा बड़ा था। जितना उन लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उससे भी कहीं ज्यादा लोग ये फैशन शो अटेंड करने के लिए आए थे। सोनल ने एक बार पर्दे के पीछे से धीरे से झांक कर देखा। पूरा हॉल गेस्ट्स और मीडिया पर्सन से खचाखच भरा हुआ था। कहीं पैर रखने तक की जगह नजर नहीं आ रही थी। आगे की लाइन में ही फैशन वर्ल्ड के बड़े बड़े क्रिटिक्स बैठे नजर आ रहे थे। ये देखकर उसकी घबराहट पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी। हालांकि ये भी सच था कि ये सोनल के लिए अपना टैलेंट दिखाने का सबसे बड़ा मौका था। अगर आज वो सक्सेसफुल हो जाती है ना, तो आगे अगर वो फैशन हब में जॉब से क्विट कर भी देगी तो भी उसे डेफिनेटली अच्छे प्रोजेक्ट्स ही मिलेंगे। लेकिन अगर आज क्रिटिक्स की तरफ से अच्छे कमेंट्स नहीं मिले ना, तो वो सबकी नजरों में लूजर साबित होगी। साथ ही फैशन हब की रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। पंक्ति ने जब उसे नर्वस होते हुए देखा तो उसने उसके पास आकर उसे कंफर्ट फील कराने की कोशिश करते हुए कहा, डोंट वरी सोनल, मैंने तुम्हारे सारे डिजाइन चेक किए हैं, सारे डिजाइन बहुत ही अच्छे हैं। और फिर हमने वो सारी ड्रेसेस मॉडल्स के ऊपर ट्राई भी तो की थी ना, तुमने खुद देखा था ड्रेसेस एकदम परफेक्ट तरीके से रेडी हुई हैं। तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, सब अच्छा होगा, ओके? सोनल ने कोशिश करके हल्की सी स्माइल देते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि पंक्ति खुद भी थोड़े परेशान लग रही थी। उसे ये देखकर थोड़ी हैरानी हुई। पंक्ति ने जब उसे अपनी तरफ देखते हुए देखा तो उसने थोड़ी एम्बैरेसमेंट के साथ कहा, वो एक्चुअली मैं खुद भी बहुत नर्वस हो रही हूँ। उसकी बात सुनकर सोनल को हल्की सी हंसी आ गई। उसने पंक्ति का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, आई कैन अंडरस्टैंड। पंक्ति खुद भी फैशन हब का पहला फैशन शो ऑर्गेनाइज करने जा रही थी और फर्स्ट टाइम में ही उसके सामने इतनी सारी मुश्किलें खड़ी हो गई थी। आज के इस फैशन शो के ऊपर फैशन हब का पूरा फ्यूचर डिपेंड करता था। इस शो के बाद या तो फैशन हब एक वेल नोन फैशन स्टूडियो के रूप में अपनी पहचान बनाएगा या फिर बस एक गुमनाम एवरेज फैशन स्टूडियो बनकर रह जाएगा। इसलिए आज फैशन हब के सारे स्टाफ मेंबर्स डू और डाई वाले अंदाज में काम कर रहे थे। उन लोगों ने इस पूरे फैशन शो की सारी तैयारियां सिर्फ 3 दिन में की थी और सारे डिजाइन तैयार और टेस्ट भी किए थे। इतनी जल्दबाजी में काम करने के बावजूद पंक्ति ने हर काम में परफेक्शन का ख्याल रखने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी ये किसी को नहीं पता था कि फाइनल रिजल्ट्स कैसे होंगे। इसलिए हर कोई इतना ही नर्वस फील कर रहा था। थैंक यू सो मच सोनल, अगर तुमने हेल्प नहीं की होती ना तो पता नहीं मैं ये सब कुछ कैसे हैंडल कर पाती। ये फैशन शो अगर डिले हो जाता तो मेरे लिए मीडिया के सामने उसका रीजन एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता। पंक्ति ने सोनल का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे दिल से ये बात कही थी। इट्स ओके पंक्ति, ये तो मेरा फर्ज था। सोनल ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब ओके तुम चाहो तो ब्रेक ले सकती हो। पिछले 2 दिनों में तुमने 8 ड्रेसेस डिजाइन की हैं। आई एम श्योर तुमने आराम भी नहीं किया होगा। मैं भी सीढ़ियों की तरफ जा रही हूँ। कहते हुए पंक्ति ने अपनी पॉकेट से एक सिगरेट और लाइटर निकाल लिया। पंक्ति के जाते ही सोनल ने अपने लिए वाटर प्यूरिफायर से एक ग्लास पानी लिया और वहीं चेयर पर बैठकर फाइनल रिजल्ट्स अनाउंस होने का वेट करने लगी। सोनल अभी फैशन डिजाइनिंग की फील्ड में न्यूकमर थी। उसके बावजूद सिर्फ सिद्धार्थ की वजह से उसे फैशन शो में मेन डिजाइनर के रूप में सबके सामने प्रेजेंट किया गया था। इन शॉर्ट, इस पूरे फैशन शो की सक्सेस और फेलियर दोनों ही सोनल की डिजाइन्स के ऊपर डिपेंड करते थे। सोनल को खुद से ज्यादा फैशन हब की रेपुटेशन की फिक्र थी। फैशन हब को खड़ा करने के लिए, उसे उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए पंक्ति ने वाकई बहुत मेहनत की थी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से पंक्ति और फैशन हब की रेपुटेशन खराब हो। इस सब के अलावा सिद्धार्थ ने उसके ऊपर जो ट्रस्ट किया था वो उसे किसी भी तरह से टूटने नहीं देना चाहती थी। सिद्धार्थ ने इस फैशन शो को ऑर्गेनाइज करने के लिए अपनी सारी पावर यूज कर डाली थी। वो उसकी मेहनत को भी जाया नहीं होने देना चाहती थी। इसलिए मन ही मन वो लगातार प्रे कर रही थी कि रिजल्ट्स पॉजिटिव ही आए। न जाने कितनी देर तक सोनल ऐसे ही अपने ख्यालों में डूबी हुई वहां बैठी रही। पानी का ग्लास अब तक उसके हाथ में वैसे ही पड़ा हुआ था।
अचानक बाहर से आ रही तालियों की तेज आवाज से वो एकदम से चौंकते हुए अपने ख्यालों से बाहर आई। बैकस्टेज भी फैशन हब के सारे स्टाफ की तेज आवाजें आ रही थी। सोनल की धड़कनें तेज हो गई। उसने अपने हाथ में पकड़ा पानी का ग्लास सामने टेबल पर रख दिया और जल्दी से उठकर उस तरफ जाने की कोशिश की जहां से आवाजें आ रही थी। लापरवाही से उठने के कारण चेयर उसके पैरों से टकरा गई थी, लेकिन सोनल इस वक्त इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि उसने इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और तेजी से उस तरफ बढ़ गई जहां से ये आवाजें आ रही थी। फैशन हब के सारे स्टाफ मेंबर्स इस वक्त स्टेज के पीछे खड़े होकर खुशी से चिल्ला रहे थे। सोनल की कुछ समझ में नहीं आ रहा था यहाँ क्या हो रहा है। उसने वहीं पर खड़ी एक स्टाफ का हाथ पकड़कर खींचते हुए पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? उसने पीछे मुड़कर सोनल की तरफ देखते हुए जवाब दिया, खुद ही सुन लो, तालियों की आवाज बंद ही नहीं हो रही है। हमारे डिजाइन्स को बहुत अप्रिशिएट किया गया है। We did it! उसने एकदम से एक्साइटेड होते हुए कहा। सोनल को अब भी उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने एकदम से हैरान होते हुए पूछा, रियली? सच में सबको हमारे डिजाइन इतने ज्यादा पसंद आए हैं? और क्या पंक्ति अब अपनी थैंक्सगिविंग स्पीच दे रही है? सोनल ने एक बार पर्दे के पीछे से धीरे से बाहर की तरफ देखा। सचमुच पंक्ति अपनी फाइनल स्पीच दे रही थी। इतनी देर से जो नर्वसनेस वो फील कर रही थी अब वो फाइनली खत्म हो गई थी और उसकी जगह उसके चेहरे पर खुशी नजर आने लगी थी। वो तो इस बात से डर रही थी कि उसके डिजाइन लोगों को पसंद आएंगे भी या नहीं, लेकिन उसके डिजाइन सबको पसंद नहीं, बहुत ज्यादा पसंद आए थे। ये सिर्फ फैशन हब की ही सक्सेस नहीं थी, बल्कि उसका भी सक्सेस की तरफ बढ़ता हुआ पहला कदम था। सोनल का मन खुशी के मारे जोर जोर से चिल्लाने का हो रहा था। आखिर बचपन से ही तो वो इस दिन का सपना देखती आ रही थी। इसके लिए उसने कितनी रातों को बिना सोए स्टडीज की थी और फिर इस फैशन शो के लिए भी उसने 2 दिन तक लगातार मेहनत की। आज उस सारी मेहनत का फाइनल रिजल्ट उसके सामने था। सोनल अपनी ये खुशी सबसे पहले सिद्धार्थ के साथ बांटना चाहती थी। उसने तुरंत अपना फोन निकालकर सिद्धार्थ को कॉल कर दिया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। ये देखकर वो थोड़ी उदास हो गई थी। उसने बताया था कि वो कुछ दिनों के लिए फ्रांस जा रहा है। शायद वो इस वक्त अपने काम में बिजी होगा। सोनल इस वक्त उसे सबसे ज्यादा मिस कर रही थी। अब तक बाहर का सारा प्रोग्राम भी खत्म हो गया था और पंक्ति बैकस्टेज आ गई थी। उसके चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। उसने वहां खड़े सारे स्टाफ मेंबर्स पर एक नजर डाली और अपना गला साफ करती हुई बोली, आज फैशन हब के सारे स्टाफ मेंबर्स के लिए सबसे स्पेशल दिन है। हमने आज अपना पहला फैशन शो ऑर्गेनाइज किया, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि फैशन शो को लोगों ने बहुत पसंद किया। आप सबकी मेहनत बेकार नहीं गई है। 3 cheers for all of you! जैसे ही पंक्ति ने अपनी बात खत्म की, सारे स्टाफ मेंबर्स खुश होकर तालियां बजाने लगे। थैंक यू सो मच। आप सबने इतने कम टाइम में इस शो के लिए इतनी सारी तैयारियां की और इस सबके बदले मेरी तरफ से आप सबके लिए पार्टी। पंक्ति ने अपने थम्स अप करते हुए कहा। सभी स्टाफ मेंबर्स अब खुश होकर जोर जोर से cheer करने लगे थे। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, जिसे सुनकर सबका ध्यान उस तरफ चला गया। अगर आप सबको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं भी ये पार्टी अटेंड कर सकता हूँ? सबने आवाज की डायरेक्शन में देखा। वहां करण अपने हाथ बांधे दरवाजे से पीठ टिकाए खड़ा था। पंक्ति ने जब उसे वहां देखा तो उसकी खुशी तो एकदम से डबल हो गई। उसने करण के पास आते हुए पूछा, करण तुम यहाँ? तुमने तो कहा था कि तुम आज बिजी रहोगे। करण ने अब एक स्माइल के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा, आज तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा दिन था, मैं कैसे नहीं आता? पंक्ति उसकी बात सुनकर एकदम से सरप्राइज हो गई थी। पिछले कुछ दिनों से उन दोनों के बीच कुछ ज्यादा ही टेंशन चल रही थी, लेकिन आज उसकी बातें सुनकर वो एकदम से इमोशनल हो गई थी। उसने तेजी से आगे बढ़ते हुए करण को कसकर गले से लगा लिया और बोली, थैंक यू करण, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। करण ने उसकी पीठ थपथपाते हुए उसे अप्रिशिएट किया और फिर उसे खुद से अलग करते हुए 2 कदम पीछे हट गया। वहीं पास के काउंटर से उसने एक बड़ा सा बुके उठाया और पंक्ति के सामने करते हुए बोला, कांग्रेचुलेशंस पंक्ति। ये सब देखकर पंक्ति की खुशी का तो मानो कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने तुरंत आगे बढ़ते हुए करण के हाथों से वो बुके ले लिया। काफी देर तक वो उन फूलों को देखती रही और फिर एक स्माइल के साथ करण की तरफ देखती हुई बोली, बहुत खूबसूरत है, थैंक यू सो मच, दैट्स व्हाट आई कैन डू, आफ्टर ऑल यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। कहते हुए करण ने एक स्माइल के साथ हल्के से उसके बाल बिगाड़ दिए। इसके बाद उसने काउंटर पर से एक दूसरा बुके उठाया और सारे स्टाफ मेंबर्स की भीड़ को चीरते हुए सीधे सोनल के सामने जाकर खड़ा हो गया। हे क्यूटी पाई, मुझे पता था तुम एक दिन बहुत सक्सेसफुल होने वाली हो, लेकिन इतनी जल्दी इतनी बड़ी सक्सेस मिलने की तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी। कहते हुए उसे हल्की सी हंसी आ गई थी। उसने वो बुके सोनल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, कांग्रेचुलेशंस। पंक्ति अभी वहीं खड़ी होकर उन दोनों की तरफ देख रही थी। उसने एक बार उस बुके की तरफ देखा और उसके चेहरे की सारी खुशी एक पल में ही गायब हो गई। करण ने उसे येलो रोजेस और व्हाइट लिलीज से सजा हुआ बड़ा सा बुके दिया था, लेकिन उसने सोनल को जो बुके दिया था उसमें पिंक और रेड रोजेस थे। एज अ फैशन डिजाइनर पंक्ति भी अपने डिजाइन के लिए एनिमल्स, प्लांट्स, फ्लावर्स और बहुत सारी चीजों से इंस्पिरेशन लेती थी। ऑफ कोर्स उसे भी इन चीजों का मतलब बहुत अच्छे से पता था। व्हाइट लिली और येलो रोजेस दोस्ती और सेलिब्रेशन को डिस्क्राइब करते थे, लेकिन रेड और पिंक रोजेस प्यार और अफेक्शन को। पंक्ति ने डिसअपॉइंटमेंट के कारण अपनी नजरें नीचे झुका ली थी। उसे अपना दिल टूटता हुआ सा महसूस हो रहा था। सोनल ने करण को थैंक यू बोलते हुए जैसे ही फ्लावर्स लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, वैसे ही दरवाजे पर किसी की आवाज आई, एक्सक्यूज मी, क्या मिस सोनल मेहता यहाँ पर हैं? उस आवाज को सुनकर सोनल का ध्यान दरवाजे की तरफ चला गया था। दरवाजे के पास एक लड़की खड़ी थी। न जाने क्यों सोनल को उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन दिमाग पर बहुत जोर डालने के बावजूद उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उस लड़की को कहाँ देखा था। सोनल ने अपना हाथ हवा में लहराते हुए जवाब दिया, मैं यहाँ हूँ। उसके ऊपर नजर पड़ते ही उस लड़की ने एक स्माइल के साथ उसे हेलो बोला और फिर पीछे मुड़ते हुए किसी से बोली, अंदर ले आओ। उसके इतना कहते ही 2 आदमी हार्ट शेप में बना हुआ एक बड़ा सा बुके लेकर अंदर आ गए। उस बुके को खूबसूरत रिबन से सजाया गया था और उसका साइज करीब 1 मीटर का था। उस बुके में लगे ब्लू एन्चेंट्रेस रोजेस को देखकर हर किसी का मुंह हैरानी से खुला रह गया था। ओह माय गॉड, मैं अपनी लाइफ में पहली बार इतना बड़ा और इतना खूबसूरत बुके देख रही हूँ। किसी की आवाज सुनकर सोनल भी अपने शौक से बाहर आई। सेम यार, इट्स अमेजिंग यार। सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं, मुझे तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी लग रहा है। हाँ और क्या, ब्लू एन्चेंट्रेस रोजेस तो वैसे ही बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव फ्लावर्स हैं यार, और फिर इन फ्लावर्स के ऊपर तो गोल्ड पाउडर की लेयर्स भी लगी हुई हैं। सी, सारे स्टाफ मेंबर्स उस बड़े से बुके को देखकर आपस में बातें करने लगे थे और सोनल बस चुपचाप खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी। खासकर वहां मौजूद सारी लड़कियों को इस वक्त सोनल की किस्मत से बहुत जलन हो रही थी।
बुके इतना बड़ा और भारी था कि वो दोनों लोग मिलकर भी उसे बड़ी मुश्किल से उठाकर यहाँ तक ला पाए थे। उस लड़की ने अब सोनल के पास आते हुए कहा, हेलो मैम, मेरा नाम खुशी है, मैं आपसे फ्लावर शॉप में मिली थी। अब जाकर सोनल को याद आया कि सोनल ने उसे अपनी ही फ्लावर शॉप में देखा था और इसी लड़की ने सोनल को रोज प्लांट सेलेक्ट करने में उसकी हेल्प की थी। उसने खुशी की तरफ देखते हुए पूछा, अब ये बुके मेरे लिए है? खुशी ने अब एक स्माइल के साथ बुके की तरफ देखते हुए जवाब दिया, यस मैम, सिद्धार्थ सर ने ये फ्लावर्स खास आपके लिए नीदरलैंड से मंगवाए हैं। वो आपको आपके फैशन शो के बाद एज अ कांग्रेचुलेशन गिफ्ट ये फ्लावर्स ही देना चाहते थे। सोनल इतना बड़ा बुके देखकर इतनी शॉक्ड हो गई थी कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये फ्लावर्स उसे कौन भेज सकता है। लेकिन फिर खुशी के मुंह से सिद्धार्थ का नाम सुनकर वो बहुत खुश हो गई थी। ये सिद्धार्थ ने भेजा है मेरे लिए? सोनल ने खुशी के मारे एकदम से उछलते हुए पूछा। यस मैम, खुशी ने स्माइल करते हुए जवाब दिया। सिद्धार्थ अपने बिजनेस ट्रिप के लिए इंडिया से बाहर था, फिर भी उसने सोनल के लिए इतना बड़ा गिफ्ट भिजवाया था, वो भी एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ। अब तक भले ही सोनल सिद्धार्थ के यहाँ ना होने के कारण थोड़ी अपसेट थी, लेकिन अब उसका गिफ्ट मिलने के बाद उसकी उदासी दूर हो गई थी। सोनल ने उस बुके के पास जाते हुए उसे छू कर देखा। उसमें लगे हुए रोजेस गोल्डन लाइट से चमक रहे थे। इस पर ये गोल्डन पाउडर आप लोगों ने डाला है, इट्स रियली ब्यूटीफुल। नो मैम, हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है। एक्चुअली ये जो पाउडर आप रोजेस के ऊपर देख रहे हैं ना, वो टॉप क्लास के पॉलिश्ड येलो डायमंड से तैयार किया गया है और इतने प्रोफेशनल तरीके से पॉलिशिंग करवाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। खुशी ने उसे एक्सप्लेन करते हुए कहा। सोनल तो अब तक यही समझ रही थी कि ये बस कोई आर्टिफिशियल गोल्डन पाउडर होगा जिसे बुके को डेकोरेट करने के लिए यूज किया गया है। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि सिद्धार्थ ने इस बुके को डायमंड से पॉलिश करवाकर उसके पास भिजवाया होगा। रियली कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं भेज दिया सिद्धार्थ ने उसके लिए। खुशी की बात खत्म होते ही एक बार फिर से वहां मौजूद सारे स्टाफ मेंबर्स उस बुके और सिद्धार्थ दोनों की तारीफ करने लगे थे। ओह माय गॉड, सिद्धार्थ कितना रिच है ना यार, मुझे ऐसा कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं मिल जाता? रियली व्हाट अ सरप्राइज मैन। करण इतनी देर से चुप खड़ा ये सब कुछ देख और सुन रहा था। उसने एक बार अपने हाथ में पकड़े उस छोटे से बुके के ऊपर नजर डाली और उसके होंठों पर डिसअपॉइंटमेंट से भरी एक हल्की सी स्माइल आ गई। हालांकि वो भी अपनी तरफ से सोनल के लिए काफी बड़ा और बेस्ट बुके लेकर आया था, लेकिन सिद्धार्थ के फ्लावर्स के सामने उसका बुके कहीं नहीं ठहरता था। वहां मौजूद हर किसी का ध्यान इस वक्त सोनल और उसके बड़े से बुके के ऊपर ही था। इस बात को महसूस करके उसने धीरे से अपने कदम पीछे खींचते हुए अपने हाथ में पकड़े बुके को वापस काउंटर पर रख दिया। लेकिन वो ये नहीं देख पाया कि पंक्ति उसके एक्सप्रेशंस को नोटिस कर रही थी। कारण की सादनेस को फील करके पंक्ति को भी उसके लिए बुरा लग रहा था। कुछ देर तक उसकी तरफ देखते रहने के बाद उसने सारे स्टाफ मेंबर्स की तरफ मुड़ते हुए कहा, अब ओके लेट्स गो, मैंने आप सभी के लिए सेलिब्रेशन पार्टी अरेंज की है। उसके बाद आप सभी अपने अपने घर जा सकते हैं। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से लगातार काम करते हुए आप सब बहुत थक गए होंगे, राइट? उसकी बात सुनकर सबका ध्यान सोनल से हटकर उसकी तरफ चला गया। सोनल ने भी खुशी से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, आई एम सॉरी खुशी, पर मुझे अभी यहाँ थोड़ा टाइम और लगेगा। ये बुके कुछ ज्यादा ही बड़ा है, मैं इसे अकेले तो घर तक नहीं लेकर जा पाऊंगी, तो क्या तुम प्लीज इसे घर तक पहुंचा दोगी? सोनल इन फूलों को यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए नहीं क्योंकि ये फ्लावर्स बहुत एक्सपेंसिव थे, बल्कि इसलिए क्योंकि ये फ्लावर्स उसे सिद्धार्थ ने दिए थे। ऑफ कोर्स मैम, मैं इसे अभी आपके घर तक पहुंचा देती हूँ। कहते हुए खुशी ने उन दोनों लोगों को वो बुके उठाने का इशारा किया और उसे लेकर वहां से बाहर निकल गई। करके पहुंचती हूँ। पंक्ति ने पहले ही होटल का एड्रेस उन सबको दे दिया था, इसलिए किसी को भी वहां पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हुई। अपना काम खत्म कर होटल तक आने में पंक्ति को करीब 1 घंटे का टाइम लग गया था। लेकिन जब उसने हॉल में एंटर किया तो देखकर हैरान रह गई। सारे लोग चुपचाप वहां बैठे उसका वेट कर रहे थे। किसी ने भी खाने पीने की चीजों को हाथ तक नहीं लगाया था। आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन आप सबने अपनी पार्टी शुरू क्यों नहीं की? पंक्ति ने हैरानी से उन सबकी तरफ देखते हुए पूछा। लेकिन अब उसे चिढ़ाते हुए जवाब दिया, तुम सबकी बॉस हो, तुम्हारी ऑर्डर के बिना ये पार्टी कैसे शुरू हो सकती है? हाँ, बाकी सारे लोगों ने भी निकी की बात को सपोर्ट किया। उनकी बात सुनकर पंक्ति भी इमोशनल हो गई थी। उसने किसी से भी नहीं कहा था कि वो उसके आने के लिए वेट करे। आखिर आज उन सबकी मेहनत की वजह से ही तो फैशन हब उस ऊंचाई तक पहुंच पाया था, और ये पार्टी उसने सारे स्टाफ मेंबर्स की खुशी के लिए ही तो अरेंज की थी। वैसे तो हमेशा खड़ूस बॉस वाले कैरेक्टर में रहती थी पंक्ति, लेकिन आज उन सबका प्यार देख कर ना पंक्ति की भी आंखों में आंसू आ गए थे। लवली ने भी अब उठकर उसके पास आते हुए पूछा, पंक्ति अब तुम आ गई हो तो पार्टी शुरू करेंगे? ओके, पंक्ति ने भी स्माइल करते हुए जवाब दिया। लवली वाइन की बोतल ओपन करने ही जा रही थी कि पंक्ति ने उसे तुरंत रोकते हुए कहा, रुको, आज मैं खुद सबको वाइन सर्व करूंगी। पंक्ति ने रेड वाइन की बोतल ओपन की और खुद सबके ग्लासेस में वाइन सर्व की। उसने अपने ग्लास में भी वाइन डालते हुए कहा, आज हम सबके लिए बहुत स्पेशल दिन है एंड आई एम रियली हैप्पी कि इस दिन को स्पेशल बनाने में मुझे आप सबका साथ मिला। ये आप सबके हार्डवर्क का ही नतीजा है कि आज फैशन हब इतने कम टाइम में इतनी ऊंचाइयों को छू रहा है। ये मेरे लिए सालों का सपना था जो अब जाकर पूरा हुआ है, और इसी खुशी में मैं आप सबका इस बार का बोनस डबल कर रही हूँ। उसकी बात सुनकर सब खुशी के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे थे, पंक्ति यू आर द बेस्ट। अब तक सारे लोग मस्ती के मूड में आ गए थे। शेयर्स की एक तेज आवाज के साथ सबने एक ही बार में अपना अपना ग्लास खाली कर दिया। पंक्ति ने एक बार फिर से सबके ग्लास में वाइन डालते हुए कहा, और ये ग्लास सोनल के नाम। सोनल की बात सुनकर एकदम से सरप्राइज रह गई थी। उसे हैरानी से अपनी तरफ देखते देखकर पंक्ति ने कहा, आई एम सॉरी सोनल, हम सबने तुम्हें बहुत गलत समझा। अगर तुमने हमारी हेल्प नहीं की होती ना तो शायद ये फैशन शो कभी भी अपने शेड्यूल टाइम पर नहीं हो पाता। पंक्ति एक पल को रुकी और फिर उसने स्माइल करते हुए कहा, और तुम्हें पता है आज के शो में सबसे ज्यादा तारीफें तुम्हारे डिजाइन्स को मिली है। इनफैक्ट तुम्हारे डिजाइन्स को बहुत सारे लोगों ने बुक भी कर लिया है, सो कांग्रेचुलेशंस। पंक्ति की बात सुनकर सोनल को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने एकदम से खुश होकर उछलते हुए कहा, रियली मेरे डिजाइन्स बुक हो गए हैं। पंक्ति ने उसकी तरफ वाइन का ग्लास बढ़ाते हुए कहा, चीयर्स। सोनल ने वाइन का ग्लास उसके हाथ से ले लिया, लेकिन वो ड्रिंक करने से डर रही थी। लेकिन आज के स्पेशल ओकेजन पर जब सब ड्रिंक कर रहे थे तब उसका अकेले ड्रिंक ना करना भी थोड़ा ऑकवर्ड होता, इसलिए उसने भी सबका साथ देने के लिए बस थोड़ी सी वाइन पी ली और ग्लास वापस रख दिया। सोनल ने एक बार सबके ऊपर नजर डाली। सब लोग खाने पीने में बिजी हो गए थे। पंक्ति अब भी उसके पास ही खड़ी थी। उसने पंक्ति की तरफ मुड़ते हुए कहा, अब पंक्ति एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, लेकिन यहाँ म्यूजिक का इतना तेज शोर था कि वो दोनों ठीक से बात भी नहीं कर पा रही थी।
इसलिए पंक्ति सोनल को लेकर एक ऐसी जगह पहुंची जहां थोड़ा कम शोर था। हाँ बोलो सोनल, क्या बात है? अब पंक्ति, वो मैं कहना चाह रही थी कि कहते कहते सोनल रुक गई। हालांकि उसने खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लिया था कि उसे पंक्ति से क्या बात करनी है, लेकिन फिर भी अब ना जाने क्यों उसे पंक्ति से इस बारे में बात करते हुए ना थोड़ी हेजिटेशन हो रही थी। प्लीज टेल मी, क्या बात है? पंक्ति ने अब सोनल के कंधे पर हाथ रखकर उसे कंफर्टेबल फील कराते हुए कहा। सोनल ने अब खुद को मजबूत किया और एक गहरी सांस लेते हुए बोली, पंक्ति मैं बस तुम्हें यही बताना चाहती थी कि मैं कल से ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। पंक्ति उसकी बात सुनकर एकदम से शॉक्ड हो गई थी। क्या सोनल उसे ये कह रही है कि वो ये जॉब छोड़ना चाहती है? पंक्ति ने अब खुद अपनी आंखों से सोनल का टैलेंट देखा था। भले ही उसे ड्रेस डिजाइनिंग का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फिर भी उसने हर बार अच्छा परफॉर्म किया था। हाँ, पहले उसके और करण के रिलेशनशिप को लेकर पंक्ति को मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हो गई थी। इस वजह से वो सोनल को कुछ खास पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब तक उसकी सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी थी। और फिर जिस तरीके से सिद्धार्थ ने सबके सामने सोनल को ट्रीट किया था, उससे भी साफ जाहिर था कि वो और सोनल रिलेशनशिप में है। इसके बाद तो उसे करण को लेकर भी परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन इन सबसे भी बढ़कर पंक्ति बहुत प्रोफेशनल लड़की थी, जिसे बिजनेस और पर्सनल रिलेशनशिप को अलग अलग रखना अच्छी तरह आता था। यही वजह थी कि जब उसने करण को सोनल की तरफ अट्रैक्ट होते हुए देखा ना, तब भी उसने सोनल को फैशन हब से बाहर करने का ख्याल एक बार भी अपने दिमाग में नहीं आने दिया, बल्कि उसने सोनल के टैलेंट को देखते हुए उसे डिजाइनर की पोस्ट ऑफर की थी। लेकिन क्यों सोनल, तुम अचानक जॉब क्यों छोड़ना चाहती हो? सोनल की समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या रीजन दे। साशा की सच्चाई सबके सामने आने के बाद किसी ने भी सोनल से मिसबिहेव नहीं किया था। पंक्ति भी ऑलरेडी इस बात के लिए उससे काफी बार माफी मांग चुकी थी। वो पंक्ति से ये भी नहीं कह सकती थी कि वो ये सब सिद्धार्थ के कहने पर कर रही है। उसने थोड़ी एम्बैरेसमेंट के साथ पंक्ति की तरफ देखते हुए कहा, अब मैं बस कुछ टाइम के लिए काम से ब्रेक लेना चाहती थी। लेकिन शायद पंक्ति को भी अंदाजा था कि वो ये जॉब क्यों छोड़ना चाहती है। उसने सोनल को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम अब तक मुझसे नाराज हो, है ना? पंक्ति ने एक गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, देखो सोनल, जो हुआ मैं उसे बदल तो नहीं सकती, लेकिन मैं तुमसे इतना जरूर कहूंगी कि कोई भी डिसीजन सोच समझ कर लेना। आज के फैशन शो में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और फैशन क्रिटिक्स ने तुम्हारे डिजाइन को नोटिस किया है। सबसे ज्यादा तुम्हारे डिजाइन की बुकिंग हुई है। सक्सेस खुद तुम्हारे पास चलकर आना चाहती है और तुम ये सब ऐसे ही छोड़कर जाना चाहती हो। पंक्ति की बातों में सच्चाई थी। सोनल के फैशन हब में काम करने से सिर्फ पंक्ति का ही नहीं, सोनल का खुद का बहुत फायदा था। लेकिन अगर वो अभी ये जॉब छोड़कर चली गई तो जो लोग स्पेशली उसके डिजाइन के लिए फैशन हब से कॉन्टैक्ट करते, उन्हें डिसअपॉइंटमेंट ही हासिल होती। और ये फैशन हब की रेपुटेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सोनल को भी पंक्ति की बातें सही लग रही थी, लेकिन वो सिद्धार्थ की बात भी नहीं टालना चाहती थी। सो उसने एकदम पोलाइटली जवाब दिया, ऐसा नहीं है पंक्ति, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं सच में पिछले कुछ दिनों से लगातार काम करते रहने की वजह से ना काफी थक गई हूँ। सो आई जस्ट वांट टू टेक सम टाइम ऑफ, फॉर द टाइम बीइंग। फैशन हब में बहुत कुछ सीखने को मिला, खासकर तुमने तो हर कदम पर मेरा इतना साथ दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच पंक्ति। पंक्ति ने अब थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं समझ सकती हूँ सोनल, तुम्हारे साथ जो हुआ उसे भुला पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन फैशन हब में हर कोई तुम्हें बहुत पसंद करता है और सभी को इस बात पर बहुत अफसोस है कि उन्होंने बिना सच जाने तुम्हारे साथ इतना मिसबिहेव किया। मैं इसी मंथ तुम्हारी सैलरी भी डबल करने को तैयार हूँ, क्या तुम प्लीज एक बार और इस बारे में सोच सकती हो? सोनल ने अब एक स्माइल के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब थैंक यू सो मच पंक्ति कि तुमने मेरे लिए इतना सोचा, बट मैं नहीं आ पाऊंगी। पंक्ति अब एकदम से सैड हो गई थी। आज सिद्धार्थ ने सोनल के लिए इतना बड़ा और एक्सपेंसिव बुके भेजा था। कहीं ना कहीं वो भी ये बात जानती थी कि सिद्धार्थ ने इतने बड़े लेवल पर और इतनी जल्दी फैशन शो की सारी अरेंजमेंट्स सिर्फ सोनल की वजह से ही की थी। वो अगर चाहे तो सोनल को अपनी कंपनी में भी बहुत बड़ी पोस्ट और लाखों की सैलरी ऑफर कर सकता है। ऐसे में पंक्ति की ये थोड़ी सी इंक्रीमेंट सोनल को फैशन हब में रोकने के लिए ऑब्वियसली बहुत कम थी। कुछ सोचकर उसने एक आखिरी कोशिश करते हुए कहा, ठीक है सुनो, अगर तुम काम से ब्रेक लेना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन अगर बाद में कभी तुम्हारा वापस काम पर आने का मूड होना तो तुम वापस आ सकती हो, है ना? सोनल उसके इस ऑफर को सीधे सीधे रिजेक्ट नहीं कर पाई, सो उसने एक स्माइल के साथ जवाब दिया, ओके मैं इस बारे में सोचूंगी। उसका जवाब सुनकर पंक्ति के भी चेहरे पर फाइनली स्माइल आ गई थी। ओके, तुम्हें जितना टाइम लेना है ले लो, फैशन हब के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे, तुम जब चाहो हमें फिर से ज्वाइन कर सकती हो सोनल। सोनल को पंक्ति से जो बातें करनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी थी। अब इसके बाद वो वापस पार्टी में नहीं जाना चाहती थी। अब तक काफी रात हो चुकी थी और फिर पार्टी में वापस जाने का मतलब ही था कि उसे फिर से ड्रिंक करनी पड़ेगी, इसलिए पंक्ति को बाय बोलकर वो वहीं से निकल गई। सोनल जैसे ही पार्टी हॉल से बाहर आई, करण भी उसके पीछे पीछे लगभग दौड़ता हुआ बाहर आ गया। हे हे क्यूरी पाई, वेट फॉर मी, उसने पीछे से आवाज लगाकर सोनल को रोकते हुए कहा। उसे वहां देखकर सोनल हैरान रह गई, तुम यहाँ क्यों चले गए? लेकिन करण ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उससे सवाल कर दिया, तुम घर जा रहे हो? सोनल ने एक स्माइल के साथ उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, हाँ काफी देर हो रही है और वैसे भी पिछले कई दिनों से लगातार काम करने की वजह से ना मैं काफी थक गई हूँ, इसलिए मैंने सोचा जल्दी घर जाकर आराम कर लेती हूँ। करण अब तक उसके पास आ गया था। उसने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूं ना, फिर भी तुम मुझे ऐसे बिना बताए जा रही थी। फिर उसने अपनी रिस्ट वॉच पर एक नजर डाली और बोला, इट्स ओके, चलो मैंने तुम्हें माफ किया, तुम क्या याद रखोगे, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। सोनल ने उसकी बात सुनकर एकदम से हड़बड़ाते हुए कहा, अरे नहीं, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम प्लीज जाकर अंदर पार्टी एंजॉय करो, मैं कैब लेकर चली जाऊंगी। करण ने अब एकदम सीरियस होकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा, कैब? तुम न्यूज नहीं देखती क्या? आजकल कैब में भी कितने सारे क्राइम्स होने लगे हैं, इतनी रात को तुम्हारा अकेले कैब में जाना सेफ नहीं है, अगर रास्ते में तुम्हें गुंडे बदमाश मिल गए तो? उसकी बात सुनकर एक पल को सोनल भी घबरा गई, लेकिन फिर उसे भी समझ आ गया कि करण बस उसे डराने के लिए ये सब कह रहा है। उसने गुस्से में करण का हाथ पकड़कर उसे पंच मारते हुए कहा, शट अप करण, डराना बंद करो मुझे, मैं पहली बार थोड़ी ना कैब से घर जा रही हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। करण ने लापरवाही से अपने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, ओके फाइन देन, अब जब तुमने कह ही दिया है कि मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी है तो फिर मैं तुम्हें घर तक छोड़ने तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, तुम यहाँ वेट करो, मैं बस गाड़ी लेकर आता हूँ। इतना कहकर बिना सोनल के जवाब का वेट किए वो पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ गया। सोनल को तो पहले से ही पता था कि करण उसकी कोई बात नहीं सुनने वाला है, इसलिए उसने भी उससे बहस नहीं की और चुपचाप वहीं खड़ी होकर उसका वेट करने लगी। करण को आने में ज्यादा देर नहीं लगी, अगले 2 मिनट के अंदर वो उसके सामने अपनी गाड़ी लेकर खड़ा था। सोनल अब भी कंफ्यूज थी कि उसे करण के साथ जाना चाहिए या नहीं।
उसे बाहर खड़ा देखकर करण ने शरारत से मुस्कुराते हुए पूछा, कहीं तुम इस बात से तो नहीं डर रही ना कि जब सिद्धार्थ को इस बारे में पता चलेगा तो वो नाराज हो जाएगा? हाँ बिल्कुल नहीं, सोनल ने अब थोड़ा इरिटेट होते हुए कहा। सोनल ने अभी तक तो इस बारे में सोचा ही नहीं था, लेकिन करण की बात सुनकर ना वो भी थोड़ी परेशान हो गई थी। सिद्धार्थ इस वक्त बिजनेस ट्रिप के लिए इंडिया से बाहर गया था और ऐसे में अगर वो इतनी रात को किसी और लड़के के साथ घर गई तो आसपास के लोग उसके और करण के बारे में न जाने क्या क्या बातें बनाने लगेंगे। उसका जवाब सुनकर करण ने भी एक हल्की सी हंसी के साथ उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, ओके दैट्स इट। वैसे अगर तुम्हारे हस्बैंड को प्रॉब्लम होगी भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आफ्टर ऑल तुम मेरी बचपन की फ्रेंड हो और तुम्हें सेफली घर तक पहुंचाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोनल को अब तक बाहर ही खड़ी देखकर करण ने गाड़ी का डोर ओपन करते हुए कहा, अब बाहर ही खड़ी रहोगी, अंदर भी आओगी? सोनल ने गहरी सांस ली और चुपचाप अंदर आ गई। सीट बेल्ट लगाते हुए उसने कहा, करण क्या जरूरत थी तुम्हें परेशान होने की, मैं चली जाती ना कैब से। करण ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम बाद में मुझे इसके लिए ट्रीट दे सकती हो, सिंपल। ओह माय गॉड, कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव चीज नहीं मांग ली तुमने? सोनल ने बुरा सा मुंह बनाकर सामने की तरफ देखते हुए जवाब दिया, रियली? करण ने अब ड्राइविंग पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए कहा, वैसे अब तो तुम मेरी गाड़ी में बैठ गई हो, अब बाहर जाने का कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। सोनल ने उसकी तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए कहा, तुम्हें ऐसे पार्टी छोड़कर मेरे साथ नहीं आना चाहिए था, सब क्या सोचेंगे? करण ने भी एक नजर उसकी तरफ डालते हुए पूछा, क्यों? अगर तुम पार्टी बीच में छोड़कर आ सकती हो तो मैं क्यों नहीं आ सकता? और वैसे भी मैं पंक्ति का एम्प्लॉय नहीं हूं, तो जाहिर है उसके ऑफिस रूल्स मेरे लिए नहीं है। मैं जब चाहे यहाँ आ सकता हूँ और जब चाहे अपनी मर्जी से जा भी सकता हूँ। इतना कहने के बाद करण को जैसे कुछ याद आया। उसने एकदम सीरियस होकर सोनल की तरफ देखते हुए पूछा, वैसे मैंने सुना है कि तुम फैशन हब छोड़कर जाना चाहती हो, ये सच है? सोनल उसकी बात सुनकर एकदम सरप्राइज रह गई थी। करण को ये सब कैसे पता चला? तुम्हें पंक्ति ने बता दिया? सोनल ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। करण ने सामने की तरफ देखते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया, जबकि सच तो ये था कि उस पार्टी में वो शुरू से ही सोनल के आसपास था। जब उसने पंक्ति से कहा कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है तो वो भी चुपके से उन दोनों को फॉलो कर रहा था। उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। तुम सच में फैशन हब छोड़ना चाहती हो? उसने अपना सवाल दोहराते हुए पूछा। हाँ, मैं कुछ टाइम के लिए काम से ब्रेक लेना चाहती हूँ। सोनल का जवाब सुनकर करण का हाथ स्टीयरिंग पर गुस्से से कस गया था, लेकिन उसने सोनल के सामने कुछ भी शो नहीं होने दिया और सामने की तरफ कॉन्सेंट्रेट करते हुए पूछा, वैसे तुम्हें अचानक ब्रेक लेने का ख्याल कैसे आया? तुम ये ब्रेक सिर्फ इसलिए ले रही हो क्योंकि फैशन हब में सबने तुम पर बिना किसी गलती के शक किया था, राइट? अभी कुछ देर पहले पंक्ति ने भी सोनल से यही सवाल किया था। तब सोनल ने कह दिया था कि वो इस वजह से नहीं जा रही है, लेकिन अभी करण के सामने वही जवाब देने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। तुम्हें ऐसा करने को सिद्धार्थ ने कहा है ना? करण ने अब उससे सीधा सवाल किया। सोनल ने एक बार उसकी तरफ देखा जरूर, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। करण के होंठों पर स्माइल आ गई थी, लेकिन उसकी आंखों में अब गुस्सा नजर आने लगा था। तुम्हारी खामोशी बता रही है कि मेरी बात सच है। करण अब तक सिद्धार्थ से 2-3 बार ही मिला था, लेकिन फिर भी उसकी पर्सनालिटी देखकर उसे अंदाजा हो गया था कि वो थोड़ा आर्गेंट और डोमिनेटिंग नेचर का है। उसे हमेशा हर चीज अपने कंट्रोल में और अपने हिसाब से चाहिए होती थी। साथ ही उसे ये भी समझ में आ गया था कि सिद्धार्थ सोनल को बहुत ज्यादा प्यार करने लगा है। ये पंक्ति की अच्छी किस्मत ही थी कि सोनल के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाने के बाद और उसे पुलिस के हवाले करने के बावजूद सिद्धार्थ ने अब तक उसे और फैशन हब को बर्बाद नहीं किया था। लेकिन इस बात का अंदाजा करण को भी था कि इतना सब होने के बाद वो सोनल को यहाँ काम तो बिल्कुल भी नहीं करने देगा। ये सिद्धार्थ भी ना कभी-कभी बिल्कुल बच्चों की जैसी हरकतें करता है, पर आई एम रियली हैप्पी कि वो तुम्हारी इतनी केयर करता है। हाँ, करण ने अब एक स्माइल के साथ सोनल की तरफ देखते हुए कहा। करण के मुंह से सिद्धार्थ का नाम सुनते ही सोनल के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। उसने एकदम से खुश होते हुए कहा, हाँ, वो थोड़ा गुस्सा करता है लेकिन वो बहुत अच्छा है। इतना कहकर सोनल ने अपनी नजरें खिड़की से बाहर की तरफ घुमा ली थी, इसलिए वो करण के चेहरे के एक्सप्रेशन देख नहीं पाई थी। उसके चेहरे पर अब गुस्सा और उससे भी कहीं ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट नजर आने लगी थी। कुछ देर के लिए कार में खामोशी छा गई थी। आखिर में करण ने ही चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी सोनल, ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं आया होता ना तो तुम्हें ऐसे अपनी जॉब नहीं छोड़नी पड़ती। करण को इस बात के लिए वाकई बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था। वो सोनल को बचपन से जानता था और ये भी कि फैशन डिजाइनर बनना उसका सपना था। उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद तो उसके इरादे और भी ज्यादा मजबूत हो गए थे, क्योंकि वो एक सक्सेसफुल फैशन डिजाइनर के रूप में अपनी पहचान बनाने के बाद खुद अपनी कंपनी के लिए काम करना चाहती थी। लेकिन सिर्फ उसी की वजह से सोनल को अपने सक्सेस को इस तरह से बीच में छोड़कर जाना पड़ रहा था। सोनल ने अब एक गहरी सांस लेकर करण की तरफ देखते हुए कहा, करण, तुमने उस दिन भी मुझसे यही सब कहा था। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ तो तुम क्यों खुद को ब्लेम कर रहे हो? फिर एक पल को रुककर सोनल कुछ सोचते हुए बोली, वैसे तुम सही कह रहे हो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उसकी बात सुनकर करण एकदम से शॉक्ड हो गया था। तो क्या सचमुच सोनल उसे ही इन सारी बातों का जिम्मेदार समझती है? उसे परेशान देखकर सोनल ने आगे कहा, हाँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और मैं भी तुम्हें इसके लिए कभी ब्लेम नहीं करूंगी। इनफैक्ट मुझे तो तुम्हें थैंक यू बोलना था। उसकी बात सुनकर अब करण एकदम से कंफ्यूज हो गया था। व्हाट? थैंक यू? मगर किस लिए? सोनल ने अब मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, क्योंकि तुमने मुझे मेरी लाइफ का सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दिया। और फिर हमें तो हर इंसिडेंट के पीछे की पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए ना। कारण पंक्ति ने मुझे इस फैशन शो में पार्ट लेने से मना कर दिया था। अगर साशा ने तुम्हारी वजह से सारे डिजाइन चुराकर वेजिटो स्टाइल को नहीं बेचे होते ना तो ये फैशन शो दोबारा ऑर्गेनाइज करने की नौबत भी नहीं आती। मैं इसमें पार्ट ले पाई और उससे भी ज्यादा वहाँ सबके सामने अपना टैलेंट दिखा पाई, क्योंकि ये फैशन शो दोबारा ऑर्गेनाइज किया गया था और ये सब हुआ सिर्फ तुम्हारी वजह से। सो थैंक यू सो मच। उसकी बात सुनकर करण हंसे बिना नहीं रह पाया। बातों को कहां से कहां कनेक्ट कर दिया तुमने? सोनल ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आई एम जस्ट टेलिंग द ट्रूथ। और फिर देखो ना, तुम अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर यहाँ मुझे कंग्रेचुलेट करने भी आए। ओह माय गॉड। सोनल ने अब एकदम से परेशान होते हुए अपना सिर पकड़ लिया। यार, तुम्हारा बुके वो तो वहीं वेन्यू में रहेगा। आई एम सो सॉरी। उसकी बात सुनकर करण के मुंह से भी डिसअपॉइंटमेंट में बस एक गहरी सांस निकल गई। उसने अब तक 3 बार सोनल को फ्लावर्स देने की कोशिश की थी, लेकिन एक बार भी नहीं दे पाया था। पहली बार उसे सिद्धार्थ ने ऐसा करने नहीं दिया था, दूसरी बार साशा और पंक्ति उसके साथ मौजूद थे, इसलिए वो उसे फ्लावर्स नहीं दे पाया था।
और इस टाइम के बारे में तो कुछ बात करना ही बेकार था। अपने दिल के दर्द को दबाते हुए उसने सोनल की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहा, इट्स ओके, मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें इससे भी अच्छे फ्लावर्स गिफ्ट करूंगा। थैंक यू, सोनल ने हंसते हुए जवाब दिया। वैसे सिद्धार्थ खुद क्यों नहीं आया? आखिर आज तुम्हारी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट डे था। करण ने एकदम से क्यूरियस होते हुए पूछा। सोनल ने तुरंत जवाब दिया, अरे नहीं, वो तो आना चाहता था लेकिन उसे अचानक बिजनेस ट्रिप के लिए इंडिया से बाहर जाना पड़ा। ओह आई सी, कहते हुए करण के फेस पर एक स्माइल आ गई। उसके बाद जब तक वो दोनों घर नहीं पहुंच गए तब तक अपनी अपनी लाइफ के बारे में एक दूसरे को बताते जा रहे थे। मैं तुम्हें अंदर तक छोड़ देता हूँ, करण ने गाड़ी कम्युनिटी के अंदर लेते हुए कहा। हालांकि सोनल उसके साथ अंदर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसे मना करने से पहले ही करण गाड़ी अंदर की तरफ घुमा चुका था, सो उसके पास कोई चॉइस नहीं रह गई थी। करण ने गाड़ी घर के ठीक सामने लाकर रोक दी। सोनल ने अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए कहा, थैंक यू सो मच करण, एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं तुम्हें आज घर के अंदर इनवाइट नहीं कर पा रही हूँ। एक्चुअली रात बहुत हो गई है ना, लेकिन फिर किसी दिन मैं तुम्हें यहाँ जरूर बुलाऊंगी और अपना पूरा घर भी दिखाऊंगी, ओके? इतना कहकर वो डोर ओपन करते हुए बाहर निकल गई। संभल कर जाना, सोनल ने स्माइल के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा और गेट की तरफ बढ़ गई। हे चुरी भाई, वेट अ सेकंड, कहते हुए करण भी हड़बड़ी में गाड़ी से बाहर आ गया। सोनल ने चौंक कर उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ? करण उससे कुछ कहना तो चाहता था लेकिन कह नहीं पाया। आखिर में उसने एक फीकी सी स्माइल के साथ अपना हाथ हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं बस बाय बोलना चाहता था। तुम अंदर जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। ये सुनकर सोनल ने भी हंसते हुए अपना हाथ हिला दिया। थैंक्स अगेन, इतनी रात को तुम मुझे यहाँ तक छोड़ने आए हो। जब सिद्धार्थ वापस आ जाएगा तो मैं तुम्हें यहाँ डिनर के लिए इनवाइट करूंगी। वैसे भी मुझे तुम्हें ट्रीट तो देनी थी ना। अभी सोनल की बात खत्म नहीं हुई थी कि घर के सामने का बड़ा सा आयरन गेट एक हल्की सी आवाज के साथ खुल गया। सोनल ने एक बार गेट की तरफ देखा जरूर, मगर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा शायद आशा उसके इंतजार में अब तक जाग रही होगी और उसने उसके आने की आवाज सुनकर गेट खोला होगा, लेकिन तभी उसे अंदर से किसी की आवाज सुनाई दी। तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? ये आवाज तो सिद्धार्थ। सोनल ने एकदम से खुश होकर अंदर की तरफ देखा। अंदर से सिद्धार्थ धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए बाहर की तरफ आ रहा था। उसने अभी अपना फॉर्मल बिजनेस सूट ही पहना हुआ था। शायद अपने बिजनेस ट्रिप से वो सीधा घर ही चला आया था। सिद्धार्थ को बाहर आते देखकर करण एकदम से सरप्राइज हो गया था। अभी तो सोनल ने उसे बताया था कि सिद्धार्थ अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए इंडिया से बाहर गया है, तो फिर ये आदमी यहाँ घर में क्या कर रहा है? कहीं ऐसा ना हो कि उसे और सोनल को साथ में देखकर ये अपना सारा गुस्सा सोनल पर निकाल दे। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सोनल ने जब सिद्धार्थ को वहां खड़े देखा तो उसे एक पल के लिए तो यकीन ही नहीं हुआ। वो तुरंत तेजी से आगे बढ़कर उसके गले से लग गई। तुमने तो कहा था कि तुम बिजनेस ट्रिप के लिए फ्रांस जा रहे हो, तुम वापस कब आए? सिद्धार्थ उसे जवाब देने ही वाला था कि उसे सोनल के कपड़ों में से अल्कोहल की स्मेल आई। उसने थोड़ा चौंकते हुए सोनल की तरफ देखकर पूछा, सोनल तुमने ड्रिंक की है? सोनल ने थोड़ी एम्बैरेसमेंट के साथ अपना सिर खुजाते हुए जवाब दिया, अब वो आज पंक्ति ने शो की सक्सेस में सेलिब्रेशन पार्टी दी थी तो मैं मना नहीं कर पाई। फिर उसने झट से अपने हाथ के इशारे से उसे बताते हुए कहा, बस एक टू चाय पिया है। उसकी इस हरकत को देखकर सिद्धार्थ के फेस पर भी एक स्माइल आ गई थी। तुमने बताया नहीं तुम वापस कब आए, मुझे कॉल क्यों नहीं किया तुमने? सोनल ने उसकी तरफ देखते हुए शिकायती लहजे में पूछा। अगर उसे पता होता कि सिद्धार्थ फ्रांस जाने के बजाय यहाँ घर वापस आ जाएगा तो वो पंक्ति की सेलिब्रेशन पार्टी के लिए जाती ही नहीं, बल्कि शो के वेन्यू से सीधा घर ही आ जाती। सिद्धार्थ ने सोनल का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए धीरे से जवाब दिया, बस अभी आया। इतना कहते हुए उसकी नजर सोनल पर से फिसलते हुए करण से जा टकराई, जो अब तक वहीं खड़ा उन दोनों की तरफ देख रहा था। तुम्हें यहाँ तक ये लेकर आया है? सिद्धार्थ ने यह सवाल भले ही सोनल से किया था, लेकिन उसकी नजरें अभी भी करण के ऊपर ही टिकी हुई थी। उसका सवाल सुनकर सोनल को याद आया कि करण भी वहीं पर है। एक्चुअली सिद्धार्थ को यहाँ देखकर वो इतना खुश हो गई थी ना कि करण को तो भूल ही गई थी। उसने सिद्धार्थ की तरफ देखा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो इस वक्त क्या सोच रहा है, लेकिन अब तक सिद्धार्थ जितनी बार भी करण से मिला था उसके बाद सोनल ने उसकी फ्रस्ट्रेशन और गुस्से को साफ साफ महसूस किया था। इसलिए कहीं ना कहीं उसे भी इस बात का डर लगने लगा था कि करण के साथ इतनी रात को घर वापस आने की बात को लेकर कहीं सिद्धार्थ नाराज ना हो जाए। लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी? सच बोलने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। उसने एक बार करण की तरफ देखा और फिर हाँ में अपना सिर हिला दिया। करण को महसूस हुआ कि अगर उसने इस वक्त कुछ नहीं बोला तो शायद उसके जाने के बाद सिद्धार्थ का सारा गुस्सा अकेले सोनल के ऊपर ही निकलेगा। सो उसने तुरंत सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए जवाब दिया, वो सोनल ने थोड़ी सी ड्रिंक की थी और रात भी काफी हो गई थी, सो उसे अकेले वापस आने देना मुझे सेफ नहीं लगा। सिद्धार्थ खामोशी से उसकी बात सुन रहा था। फिर उसने एकदम शांति से जवाब दिया, ओके थैंक यू। सिद्धार्थ का रिप्लाई सुनकर सोनल तो एकदम सरप्राइज रह गई थी। एक पल को तो उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया है। अपनी आंखें फाड़े हैरानी से वो सिद्धार्थ की तरफ देखे जा रही थी। आई मीन सिद्धार्थ रॉय कपूर ने थैंक यू कहा और वो भी करण को। अनबिलीवेबल। नेवर माइंड। करण ने एक फीकी सी स्माइल के साथ उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, नो आई रियली मीन इट, आई रियली नीड टू थैंक यू इन अ प्रॉपर वे। इतना कहकर सिद्धार्थ ने सोनल का हाथ छोड़ दिया और आगे बढ़ते हुए करण के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसे अपने सामने खड़ा देखकर करण के एक्सप्रेशंस में कोई चेंज नहीं आया था, लेकिन सिद्धार्थ के फेस पर एक तिरछी स्माइल जरूर आ गई थी। सिद्धार्थ ने अपनी पॉकेट से अपना वॉलेट निकाल लिया और फिर करण की कार की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम्हारी कार को देखकर लगता है कि पेट्रोल बहुत ज्यादा पीती होगी और आजकल तो पेट्रोल कितना महंगा हो गया है ना, फिर भी तुमने मेरी वाइफ को यहाँ पर मेरे घर तक सेफली पहुंचाया। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरी वजह से किसी भी तरह का लॉस उठाना पड़े। करण ने अब एकदम सीरियस होकर सीधे उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, कहना क्या चाहते हो तुम? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ के होंठों की स्माइल और भी ज्यादा चौड़ी हो गई थी। काफी हद तक करण भी समझ चुका था कि सिद्धार्थ क्या कहना चाहता है। गुस्से से उसकी मुट्ठियां कसने लगी थी। अगर इस वक्त सोनल उसके सामने नहीं होती ना तो शायद वो सिद्धार्थ की यहीं पिटाई कर देता। सिद्धार्थ को अपना वॉलेट निकालते देखकर उसे अंदाजा हो गया था कि सोनल को यहाँ तक लेकर आने के लिए वो उसे पैसे देना चाहता है। भले ही सिद्धार्थ की यह हरकत कितनी भी बचकानी हो, लेकिन फिर भी वो ऐसा करके सीधे सीधे करण की इंसल्ट कर रहा था। सोनल को भी ये बात समझने में देर नहीं लगी। वो तुरंत आगे बढ़ते हुए सिद्धार्थ के पास आकर खड़ी हो गई। उसने सिद्धार्थ का हाथ पकड़ते हुए
धीरे से नाम ने अपना सिर हिला दिया। करण ने तो सिर्फ उसकी सेफ्टी को ही ध्यान में रखकर उसे यहाँ तक ड्रॉप किया था। ऐसे में इस तरह उसकी इंसल्ट करना कहीं से भी सही नहीं था। सिद्धार्थ ने एक बार सोनल की तरफ देखा, जो आंखों ही आंखों में उससे ऐसा कुछ भी नहीं करने की रिक्वेस्ट कर रही थी। सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस लेते हुए अपना वॉलेट खोला और उसमें से एक गोल्डन कार्ड निकालकर उसे करण की तरफ बढ़ा दिया। ये मेरा बिजनेस कार्ड है। सोनी को ये देखकर थोड़ा अजीब जरूर लगा कि सिद्धार्थ ने करण को अपना बिजनेस कार्ड दिया है, लेकिन फिर भी उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके लिए तो यही राहत की बात थी कि सिद्धार्थ ने करण को पैसे नहीं दिए थे। अचानक सिद्धार्थ की इस तरह पलटने के कारण करण भी थोड़ा सरप्राइज रह गया था। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? बिजनेस टाइकून सिद्धार्थ रॉय कपूर मुझे अपना बिजनेस कार्ड दे रहा है, करण ने उसे टॉन्ट मारते हुए कहा। लेकिन उसने भी सिद्धार्थ के हाथ से वो कार्ड लेने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। ये देखकर सिद्धार्थ ने थोड़ा इरिटेट होते हुए करण का हाथ पकड़ा और खुद ही उसके हाथ में अपना कार्ड रख दिया। इसके बाद उसने सोनल का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और उसे एक साइड हाथ देते हुए करण से बोला, मेरी वाइफ को सेफली मेरे घर तक पहुंचाने के लिए थैंक यू सो मच। जैसा कि सोनल ने कहा था, हम दोनों तुम्हें यहाँ डिनर के लिए जरूर इनवाइट करेंगे। सिद्धार्थ ने जानबूझकर वाइफ शब्द पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया था। सिद्धार्थ अपने प्रीवियस शेड्यूल के मुताबिक आज फ्रांस जाने वाला था। वो एयरपोर्ट तक भी चला गया था, लेकिन एयरपोर्ट तक जाते जाते उसका माइंड चेंज हो गया था। आज सोनल के लिए उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। हालांकि वो जानता था कि उसने अच्छा ही परफॉर्म किया होगा, लेकिन फिर भी वो उसके सपोर्ट के लिए उसके पास मौजूद रहना चाहता था। उसे लगा कि आज अगर वो फ्रांस चला गया तो फ्यूचर में जब कभी वो इस इंसिडेंट के बारे में सोचेगा तो हर बार उसे इसी बात का अफसोस होगा कि उसकी लाइफ के इतने इंपॉर्टेंट डे पर वो उसके साथ नहीं था। सो उसने अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दी। उस वक्त तक रात के 10 बज चुके थे। सो वो शो के वेन्यू पर जाने की बजाय सीधा घर ही आ गया था। लेकिन ये देखकर वो परेशान हो गया था कि सोनल अब तक घर नहीं आई थी। कुछ सोचकर उसने वहीं सोनल का वेट करने का फैसला किया। वो सोनल को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए उसने उसे एक बार भी कॉल नहीं किया। लेकिन जब उसने सोनल को उस करण के साथ वापस आते हुए देखा ना, तो वो खुद ही सरप्राइज रह गया था। वो काफी देर से खिड़की के पास खड़ा सोनल के घर आने का वेट कर रहा था। जब करण की कार ने कम्युनिटी के अंदर एंट्री की, तभी सिद्धार्थ की नजर उसके ऊपर पड़ गई थी। एक पल को उसे सोनल के ऊपर बहुत गुस्सा आया। अगर उसे किसी के साथ वापस आना भी था तो अपने ऑफिस के किसी स्टाफ के साथ आ जाती। उसे बस एक कारण ही मिला था लिफ्ट लेने के लिए। उससे सिद्धार्थ का चेहरा एकदम लाल हो गया था। लेकिन फिर उसे याद आया कि लास्ट टाइम जब उसने सोनल के ऊपर गुस्सा किया था तो वो कितना घबरा गई थी। उसे बिना बताए वो ना जाने कितनी देर तक रोती भी रही थी। वो सब याद करके सिद्धार्थ ने किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल किया और चुपचाप घर से बाहर आ गया। उसने भी हम दोनों की सारी बातें सुन ली थी। शुरू में तो उसने वाकई सोच लिया था कि वो करण को सोनल को यहाँ तक लाने के लिए पे कर देगा, लेकिन जब उसने देखा कि सोनल ने करण को डिनर के लिए इनवाइट किया है तो उसने इरादा छोड़ दिया। इसके बदले उसने सोनल के इन्विटेशन की रिस्पेक्ट करते हुए करण को डिनर के लिए इनवाइट किया। लेकिन साथ ही उसने उसके सामने ये भी बहुत अच्छे से जता दिया था कि सोनल उसकी वाइफ है और करण तो क्या कोई भी उसे उससे अलग नहीं कर सकता। करण ने एक बार अपने हाथों में पकड़े उस गोल्डन बिजनेस कार्ड की तरफ एक नजर डाली और फिर सिद्धार्थ की तरफ देखा। अभी वो उसे कुछ भी कह पाता उससे पहले ही उसका फोन बजने लगा। कॉल रिसीव कर उसने फोन कान से लगाया। फोन पर उसने जो कुछ भी सुना उसके बाद उसने परेशानी से अपना सिर पकड़ लिया था। ओके डोंट वरी, मैं पहुंच रहा हूं वहां, कहते हुए करण ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसने सोनल की तरफ देखते हुए कहा, मुझे कुछ जरूरी काम से जाना पड़ेगा, मैं बाद में मिलता हूं तुमसे। इतना कहकर वो कार का डोर ओपन करते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सोनल उसे बाय बोलकर अंदर की तरफ मुड़ गई, लेकिन सिद्धार्थ अब भी उसकी कार के पास ही खड़ा उसके जाने का वेट कर रहा था। करण ने अब एक तिरछी स्माइल के साथ सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, सिद्धार्थ रॉय कपूर जैसे बिजनेस टाइकून ने मुझे अपने साथ डिनर करने का ऑफर दिया है। इट रियली साउंड्स गुड, बट यू नो व्हाट, मुझे तुम्हारे साथ डिनर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं अपनी क्यूट पाई के साथ डिनर के लिए अकेले जा सकता हूं। इतना कहते हुए उसने अपनी एक आंख दबा दी। सिद्धार्थ अब तक तो अपने गुस्से को कंट्रोल किए हुए था, लेकिन करण की बात सुनकर उसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसका तो दिल कर रहा था कि इसी वक्त करण का गला दबा दे, लेकिन उससे पहले ही करण ने अपनी कार स्टार्ट कर दी और फुल स्पीड में धूल उड़ाते हुए उसकी कार सिद्धार्थ के सामने से निकल गई। सिद्धार्थ, तुम मुझसे नाराज हो क्या? जैसे ही सिद्धार्थ ने घर के अंदर कदम रखा, सोनल ने उससे पूछा। नहीं तो, सिद्धार्थ ने एकदम सिंपल सा जवाब दिया, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर सोनल अब भी श्योर नहीं थी कि वो नाराज है या नहीं। तुम सच में मुझसे नाराज नहीं हो ना? उसने अब थोड़ी कंफ्यूजन से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा। सिद्धार्थ ने अब थोड़ा इरिटेट होकर पीछे मुड़ते हुए सोनल को अपनी बाहों में खींच लिया। सोनल को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कुछ करेगा, इसलिए वो संभल नहीं पाई और सीधे जाकर उसके सीने से टकरा गई। सिद्धार्थ ने अब उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या चाहते हो तुम, कि मैं सचमुच तुमसे नाराज हो जाऊं? सोनल अभी शॉक्ड होकर भरी भरी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। सिद्धार्थ ने अब एक स्माइल के साथ उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए कहा, मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं तुमसे। अभी तुम्हारे सामने तो उस अजीब से बंदे को मैंने डिनर के लिए इनवाइट करने का प्रॉमिस किया है ना। इतना कहकर एक पल को रुकते हुए सिद्धार्थ ने एकदम से सीरियस होते हुए कहा, लेकिन मेरे एब्सेंस में तुम उसे घर के अंदर नहीं आने दोगी। इनफैक्ट उसके साथ डिनर के लिए कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? सिद्धार्थ पहले से जानता था कि करण सोनल से प्यार करता है और अब तो वो 100% श्योर था कि वो सोनल को आज से नहीं बचपन से जानता था, लेकिन वो ये बात सोनल से कभी कह नहीं पाया था। ऐसे में वो उसे सोनल के आसपास भी कैसे आने दे सकता था? हालांकि सोनल को उसकी बाकी की कोई बात तो जैसे सुनाई नहीं दी थी, उसे तो बस एक ही चीज सुनाई दी थी और समझ में आई थी, और वो थी सिद्धार्थ का एब्सेंस। व्हाट, तुम जा रहे हो? उसने एकदम से चौंकते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखकर पूछा। मैंने बताया तो था कि मुझे बिजनेस के लिए फ्रांस जाना है। ऑफ कोर्स मुझे जाना होगा। सिद्धार्थ ने अभी एक स्माइल के साथ उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया। सोनल अब भी कंफ्यूज थी। उसने परेशानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तो फिर तुम वापस क्यों आए? तुम्हारा कोई सामान यहाँ पर रह गया है क्या? सिद्धार्थ ने अब एकदम से इरिटेट होते हुए सोनल की तरफ देखा। तुम्हें मैं इतना स्टूपिड लगता हूँ क्या? सोनल कुछ पल उसे एक तक देखती रही और फिर हैरानी से अपनी आंखें एकदम बड़ी करते हुए उसने कहा, तुम मेरे लिए वापस आए हो? सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस लेकर सोनल के सिर पर एक हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, थैंक गॉड, इतना तो दिमाग है तुम्हें। इतना कहकर उसने एकदम प्यार से एक बार फिर से सोनल को अपनी बाहों में भर लिया और बोला, आज तुम्हारी लाइफ का इतना बड़ा दिन था,
मैं इस दिन को मिस कैसे कर सकता था? इसलिए मैं वापस चला आया, सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन अभी बिजनेस भी तो इंपॉर्टेंट है ना, सो मुझे वापस जाना होगा। सोनल ये सुनकर थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो गई थी। उसने भी सिद्धार्थ को कसकर हक कर लिया, जैसे अब कभी उसे छोड़ेगी ही नहीं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सिद्धार्थ। मुझे तो लगा था अब मैं पता नहीं तुम्हें कब देख पाऊंगी। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर स्माइल और भी ज्यादा गहरा गई थी। सोनल के बालों में हाथ फेरते हुए उसने पूछा, तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत खूबसूरत। सोनल ने अभी सिद्धार्थ को कसकर पकड़ रखा था। उसके सीने से सिर लगाए हुए उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। सिद्धार्थ ने धीरे से पूछा, तो तुम खुश हो? सोनल ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, बहुत ज्यादा। मुझे तो लगा था कि तुम अब तक फ्रांस चले भी गए होगे, इसलिए तुमने मेरे लिए फूल भेजे हैं, लेकिन तुम खुद मेरे पास आ गए हो। इससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए और कुछ नहीं है। सिद्धार्थ ने उसके लिए इतने खूबसूरत और एक्सपेंसिव फ्लावर्स भेजे थे। बेशक वो बहुत खूबसूरत गिफ्ट था, लेकिन सिद्धार्थ को अपने सामने देखकर उसे जो खुशी हुई थी ना, उसके सामने इस दुनिया की सारी चीजें सोनल के लिए फीकी थी। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ के दिल को भी बहुत सुकून मिला था। सोनल सचमुच उससे प्यार करने लगी है, ये ख्याल ही उसे खुश करने के लिए काफी था। उसने सोनल को खुद से अलग कर धीरे से उसकी नाक खींचते हुए कहा, देख रहा हूं मैं, आजकल बहुत बातें बनाना सीख गए हो तुम। वैसे चाहे जितनी भी बातें बना लो, मैं तुम्हें उस कारण के साथ अकेले डिनर के लिए जाने की परमिशन बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ। उसकी बात सुनकर सोनल को हंसी आ गई। ओके आई प्रॉमिस, मैं उसके साथ डिनर के लिए नहीं जा रही हूँ, अब ठीक है। उसकी बात सुनकर अब सिद्धार्थ फाइनली रिलैक्स हो गया था। उसने अब अपना गला साफ करते हुए एकदम सीरियस आवाज में पूछा, सोनल मुझे इस बार वापस आने में काफी दिन लग जाएंगे, तो इसका मतलब ये भी है कि हम दोनों को वापस मिलने के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तो जाने से पहले तुम मुझे कुछ देना चाहती हो? ये कहते हुए उसने जानबूझकर अपने लिप्स को अपने दोनों हाथों से टच भी किया था, ताकि सोनल को कुछ हिंट मिल जाए। मगर सोनल की समझ में कुछ भी नहीं आया था। उसने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, कब जा रहे हो तुम? बस अभी निकलना है। वो तुम कुछ देने वाली थी मुझे? उसने एक बार फिर से थोड़ी परेशानी से कहा, लेकिन सोनल ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए एकदम हैरानी से पूछा, अभी निकलना है? लेकिन अभी अभी तो तुम आए हो, इतनी जल्दी चले भी जाओगे? अब सिद्धार्थ का दिल हो रहा था कि खुद अपना सिर पीट ले, और इतनी देर से वो सोनल को हिंट दिए जा रहा था कि वो उसे किस करना चाहता है। लेकिन इस लड़की की समझ में तो जैसे कोई बात आती ही नहीं है। पर कोई बात नहीं, उसके कुछ करने का वेट करने से बेहतर है कि वो खुद ही कुछ करे। उसने सोनल का हाथ पकड़ उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, हाँ मुझे अभी जाना है, लेकिन ऐसे नहीं, तुम्हें गुड बाय किस करने के बाद। क्या सिद्धार्थ? सोनल ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन आगे की बात उसके मुंह में ही रह गई। सिद्धार्थ ने उसके कुछ बोलने से पहले ही उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए थे। वो उसे आज इतनी पैशनेटली किस कर रहा था ना, जैसे कभी दोबारा उसे मौका मिलेगा ही नहीं। सिद्धार्थ ने कुछ देर बाद जब उसे छोड़ा तो सोनल की उससे नजर मिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। शर्म से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। सिद्धार्थ ने अपने दोनों हाथों में उसका चेहरा भरते हुए कहा, मुझे वापस आने में काफी वक्त लग जाएगा, ओके? वहां मुझे बहुत सारे काम करने हैं और इस वजह से मैं लगातार बिजी रहूंगा, वरना मैं तुम्हें अपने साथ ही ले चलता। जाने का मन तो मेरा भी नहीं है, लेकिन काम भी तो इंपॉर्टेंट है ना। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। उसकी बात सुनकर सोनल को हंसी आ गई। पहली बार उसने सिद्धार्थ को किसी टिपिकल इंडियन हस्बैंड की तरह बिहेव करते हुए देखा था। सिद्धार्थ, आज लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं तुम्हारा ये लविंग हस्बैंड वाला रूप देख रही हूँ। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ को भी हंसी आ गई। रियली? वेल, बहुत जल्दी तुम्हें मेरा ये वाला रूप देखने की भी आदत हो जाएगी। इतना कहकर उसने प्यार से सोनल के फोरहेड पर एक किस की और बोला, मेरा इंतजार करना, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा, ओके? सोनल ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और सिद्धार्थ के साथ बाहर तक उसे छोड़ने आ गई। गाड़ी में बैठने के बाद सिद्धार्थ ने एक स्माइल के साथ अपना हाथ हिलाते हुए उसे बाय बोला और फिर वहां से निकल गया। सोनल उसे तब तक देखती रही जब तक कि वो उसकी नजरों से दूर नहीं चला गया। करण जब वापस होटल पहुंचा तो वहां पार्टी हॉल में उसे पंक्ति और लवली के अलावा और कोई नहीं दिखा। पंक्ति ने शायद कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। वो सोफे पर लगभग बेहोश हालत में पड़ी हुई थी। लवली ने भी काफी ड्रिंक कर ली थी, लेकिन वो काफी हद तक होश में थी। करण को हॉल के अंदर आते देखकर लवली पंक्ति के गाल थपथपाती हुई उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी। पंक्ति होश में आओ यार, देखो करण आया है। पंक्ति! लवली ने ही करण को फोन करके उसे यहाँ बुलाया था, लेकिन उसे जगाने का पंक्ति के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। उसने नशे की हालत में लवली का हाथ झटकते हुए कहा, करण से कहो कि मुझे आकर यहाँ से ले जाए। लवली ने परेशानी से करण की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें संभालो इसे, कब से बस यही बात दोहराई जा रही है। अब तुम आ ही गए हो तो मैं भी घर के लिए निकल रही हूँ। कहते हुए लवली सोफे से उठकर खड़ी हो गई। उसके जाने के बाद करण ने पंक्ति के पास बैठकर उसे होश में लाने की काफी कोशिश की, लेकिन शायद आज उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। आखिर में हार कर उसने वहां का बिल पे किया और पंक्ति को अपनी बाहों में लेकर होटल से बाहर निकल गया। उसे अपनी गाड़ी में संभाल कर बिठाने के बाद उसे लेकर उसके घर की तरफ निकल गया। करण और पंक्ति एक दूसरे को कई सालों से जानते थे। हालांकि अभी करण को इंडिया वापस आए हुए कुछ ही टाइम हुआ था, लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच में इतनी अच्छी फ्रेंडशिप थी कि वो अक्सर एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। करीब आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद करण पंक्ति के घर पहुंच गया था। अब तक रात गहराने लगी थी। हवा में काफी हद तक ठंडक घुलने लगी थी। कार से बाहर आने के बाद ठंडी हवा के झोंकों को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए पंक्ति अब कुछ होश में आने लगी थी। घर का दरवाजा खोलकर करण उसे लिविंग रूम में ले आया था। तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लेकर आता हूँ। पंक्ति को सोफे पर बिठाते हुए करण ने कहा और खुद किचन की तरफ बढ़ गया। नींबू नीचे के सेकंड कैबिनेट में है। पंक्ति ने किचन की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आवाज में अभी भी कमजोरी झलक रही थी। ये देखकर करण ने अब उसे टॉन्ट करते हुए कहा, बड़ी जल्दी नहीं होश आ गया तुम्हें? क्या जरूरत थी इतनी ज्यादा ड्रिंक करने की? हाँ, अगर आज मैं नहीं होता तो घर वापस कैसे आती तुम? पूरी रात वहीं उस होटल में पड़े रहने का इरादा था तुम्हारा? हाँ? उसकी नाराजगी देखकर पंक्ति के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई थी। वो आज मैं बहुत खुश थी ना, बस उसी खुशी में थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली मैंने।
और फिर मुझे पता था अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुम मेरी हेल्प करने जरूर आओगे। नींबू पानी का ग्लास हाथ में लिए कारण ने किचन से बाहर आते हुए कहा, जरूरी नहीं है कि खुशी से ड्रिंक करके सेलिब्रेट की जाए, नेक्स्ट टाइम से उतनी ही पीना जितनी संभाल सको। कहते कहते कारण एकदम से अपनी जगह पर रुक गया। लिविंग रूम के टेबल पर 2 बड़े बड़े बुके रखे हुए थे। उन्हें यहाँ रखा देखकर वो एकदम शॉक हो गया था। उसे चुप देखकर पंक्ति ने भी उसकी तरफ देखा। कारण को उसकी तरफ देखता पाकर उसकी धड़कनें एकदम से तेज हो गई थी। इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी चोरी करण ने पकड़ ली हो। करण ने हैरानी से पंक्ति की तरफ देखते हुए पूछा, ये सब क्या है पंक्ति? ये बुके तो मैंने सोने को दिया था ना, ये यहाँ कैसे आया? उसका सवाल सुनकर पंक्ति अब एकदम से पैनिक हो गई थी। अब तक उसका सारा नशा उतर गया था। जब उसने करण को सोनल को रेड रोजेस का वो बुके देते हुए देखा था तो उसका दिल टूट गया था। बाद में करण सोनल के साथ ही पार्टी छोड़कर भी चला गया था। जब उससे अपने दिल का दर्द और बर्दाश्त नहीं हुआ ना तो आखिर में उसने शराब के नशे में डूबकर ही अपने दिल के दर्द को भुलाने का फैसला किया। लेकिन उसे क्या पता था इसके बाद करण को उसे छोड़ने के लिए घर तक आना पड़ेगा। करण का सवाल सुनकर वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रही थी। उसकी इस वक्त करण से नजर मिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे चुप देखकर करण का शक और पक्का होने लगा था। तुमने उस वक्त सबसे कहा था कि तुम अपना कोई इंपॉर्टेंट सामान वहां भूल गई हो, तुम ये बुके लेने वहां वेन्यू पर वापस गई थी? पंक्ति ने आखिर में हिम्मत करके किसी तरह करण की तरफ देखते हुए जवाब दिया, नहीं करण, मैं सचमुच अपना सामान वहां भूल गई थी, लेकिन वहां जाने के बाद मेरी नजर इस बुके पर पड़ी। ऐसे भी उसे कोई लेने वाला था नहीं, सो मैं उसे अपने साथ ले आई। सोनल की नजरों में भले ही करण के दिए फ्लावर्स की कोई कीमत ना हो, लेकिन पंक्ति के लिए वो फ्लावर्स प्राइसलेस थे। पंक्ति, अगर तुम्हें इसे लाना ही था तो तुम इसे लेकर होटल भी जा सकती थी। करण ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा। वेन्यू से निकलकर जब सारे स्टाफ मेंबर्स सेलिब्रेशन पार्टी के लिए होटल जाने वाले थे तब पंक्ति अचानक वहां से बहाना बनाकर वापस वेन्यू में आ गई थी और उन सबको होटल भेज दिया था। पंक्ति को वापस होटल आने में करीब 1.5 घंटे लग गए थे। उस वक्त करण को यही लगा था कि शायद पंक्ति वहां किसी काम में उलझ गई होगी, लेकिन अब उसकी समझ में आ रहा था कि पंक्ति एक्चुअली ये बुके लेने के लिए वेन्यू पर गई थी। वहां से वो बुके लेकर यहाँ घर आ गई थी, इसलिए उसे वापस होटल आने में इतना ज्यादा टाइम लग गया था। पंक्ति के पास अब छिपाने के लिए कुछ ज्यादा बचा नहीं था, सो उसने सच को एक्सेप्ट कर लेना ही बेहतर समझा। उसने करण की तरफ देखते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं ये बुके लेने के लिए वहां गई थी। सो व्हाट? सोनल को वैसे भी इन फ्लावर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तुम भी इन फूलों को वहां बेकार समझकर छोड़ आए थे, तो अगर मैं इन फूलों को अपने साथ ले भी आई तो इसमें हर्ज क्या है? करण ने अब परेशानी से अपना सिर पकड़ते हुए कहा, पंक्ति, तुम्हें अगर फ्लावर्स चाहिए थे तो तुम मुझसे भी तो कह सकती थी ना, इस तरह वापस जाकर ये फूल वहां से लाने का क्या मतलब है? उसकी बात सुनकर पंक्ति के चेहरे पर उदासी छा गई थी, लेकिन फिर भी उसने एक स्माइल के साथ करण की तरफ देखते हुए कहा, हमारी नजर में तो ये बेकार ही है ना, लेकिन मेरे लिए ये फ्लावर्स प्राइसलेस हैं। करण, जानते हो तुम मुझे जितने चाहे फ्लावर्स दे सकते हो, लेकिन क्या तुम मुझे कभी ऐसे फ्लावर्स लाकर दोगे? आई डोंट थिंक सो। अभी भी तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है? हाँ? इतना कहते कहते पंक्ति की आंखों में आंसू आ गए थे। किस्मत अक्सर सारी खुशियां उन्हीं लोगों को देती है जिन्हें उसकी जरूरत नहीं होती है। देखो ना, जैसे तुमने ये फ्लावर्स दिए उसे इनकी जरूरत ही नहीं थी, जबकि मैं तो ना जाने कब से उस दिन का इंतजार कर रही थी, लेकिन तुमने मुझे कभी ये फ्लावर्स नहीं दिए। करण, उसकी बात सुनकर करण का चेहरा अब सख्त हो गया था। उसने पंक्ति की तरफ देखते हुए एकदम रूखी आवाज में कहा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट पंक्ति? पंक्ति ने एक गहरी सांस लेते हुए करण की तरफ देखा। उसके चेहरे पर उसे कोई इमोशन नजर नहीं आ रहा था। उसने बड़ी उम्मीद के साथ करण की तरफ देखते हुए पूछा, अभी मुझे तुम्हें कुछ बताने या समझाने की जरूरत है करण, या फिर तुम कुछ समझना ही नहीं चाहते हो? इतने सालों में तुम बस इग्नोर ही तो करते आए हो ना मुझे। हाँ, इतने सालों से करण उसके सामने ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे उसे पंक्ति की फीलिंग्स के बारे में कुछ पता ही ना हो। उसने पंक्ति से साफ कह दिया था कि वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इसके बाद से पंक्ति उसे हमेशा अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह ही ट्रीट करती आ रही थी, या यूं कह लो कि दोनों ही एक दूसरे की फीलिंग्स को जानते समझते हुए भी कुछ ना जानने का दिखावा करते आ रहे थे। लेकिन अब पंक्ति इन सब चीजों से उकता चुकी थी, खासकर तब जब उसने करण को सोनल की तरफ अट्रैक्ट होते हुए देखा। उसके बाद से वो खुद को उसके सामने अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने से रोक नहीं पा रही थी, लेकिन करण अभी इन सब बातों में बिल्कुल भी उलझना नहीं चाहता था। सो उसने अभी गहरी सांस लेते हुए पंक्ति की तरफ देखकर जवाब दिया, पंक्ति, तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, शायद इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। लेकिन पंक्ति के ऊपर उसकी इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने करण की तरफ देखते हुए जवाब दिया, मैं पूरे होश में हूँ करण, और ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो। बात को दूसरी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश मत करो। इतना कहते हुए पंक्ति सोफे से उठकर उसकी तरफ बढ़ गई। करण, मैंने इतने सालों में सिर्फ तुमसे प्यार किया है, और अब अपनी ये फीलिंग तुमसे और नहीं छिपा सकती। आज मैं तुम्हारे सामने साफ साफ अपने दिल की बात कह रही हूँ। करण, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और आज तुम्हें मुझे सच सच बताना होगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। करण ने एक बार डाइनिंग टेबल पर रखे उस बुके के ऊपर एक नजर डाली और फिर मुड़कर पंक्ति की आंखों में देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। करण ने कसकर अपनी आंखें बंद करते हुए जवाब दिया, आई एम सॉरी पंक्ति, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। पंक्ति को शायद पहले से अंदाजा था कि करण से उसे यही जवाब मिलने वाला है। थके कदमों से चलते हुए वो वापस सोफे तक पहुंची और दोनों हाथों में अपना चेहरा छिपाए वहीं बैठकर रोने लगी। सिद्धार्थ के जाने के बाद सोनल का किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। हालांकि वो भी ये बात अच्छे से जानती थी कि सिद्धार्थ का काम ही ऐसा था, लेकिन फिर भी इस दिल को समझाना आसान थोड़ी ना होता है। उसने अपना ध्यान दूसरी बातों में लगाने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी नजर उन ब्लू एन्चांट्रेस रोजेस के बड़े से बुके पर गई ना, जो सिद्धार्थ ने स्पेशली उसी के लिए भिजवाया था, तो वो एक बार फिर से परेशान होने लगी थी। खुशी ने वो बुके लाकर यहाँ लिविंग रूम में ही रखवा दिया था, और अब सोनल की समझ में नहीं आ रहा था कि वो इन फूलों का क्या करे। हालांकि उसे सिद्धार्थ के इस बचपने पर थोड़ी इरिटेशन भी हो रही थी। आखिर क्या जरूरत थी उसे इतने महंगे फ्लावर्स भिजवाने की? एक तो उसने ये फ्लावर्स स्पेशली नेदरलैंड से इंपोर्ट करवाए थे, उससे भी उसका मन नहीं भरा तो उसने उन पर डायमंड के पाउडर से पॉलिशिंग करवा दी थी। सच्ची पैसों की तो कोई कदर ही नहीं है इस आदमी को।
ये नेचुरल फूल थे, तो जाहिर है एक दो दिन में वैसे भी मुरझाकर सूख ही जाएंगे। फिर उसे इन फूलों को फेंकना पड़ेगा, ये सोच सोचकर उसे और भी ज्यादा अफसोस हो रहा था। चलो फूलों का तो फिर भी ठीक था, लेकिन उसके ऊपर लगे डायमंड पाउडर का क्या? जाहिर है उसकी कीमत भी लाखों में थी, लेकिन इन सबसे भी बड़ी बात ये थी कि ये गिफ्ट उसे सिद्धार्थ ने दिया था, इसलिए भी उसे इन फूलों को फेंकने में बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था। काफी लंबे टाइम तक वो सोचती रही कि उसे उन फूलों का क्या करना चाहिए, लेकिन जब उसकी कुछ भी समझ में नहीं आया तो आखिर में उसने आलिया को कॉल कर दिया। आलिया को अपने घर से वहां तक आने में ठीक 40 मिनट का टाइम लगा। जैसे ही उसने सिद्धार्थ के घर में एंटर किया, वहां की डेकोरेशन और इंटीरियर देखकर उसके मुंह से सीटी निकल गई। वाओ यार, तेरा हस्बैंड तो कुछ ज्यादा ही अमीर है। अरे जितना बड़ा तेरे घर का लिविंग रूम है ना, उतने में तो हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों का पूरा का पूरा घर बन जाता है यार। सोफे पर बैठकर उसने अपने हाथों से प्रेस करते हुए बोला, ओह माय गॉड, ये कितना सॉफ्ट है यार। उसकी बच्चों जैसी हरकतें देखकर सोनल ने थोड़ा इरिटेट होकर कहा, थोड़ा धीरे बोलेगी तू, आशा जी सो रही होंगी। आलिया ने अब सोफे से उठते हुए कहा, ओके मेरी जान, नाराज क्यों हो रही है? वैसे तू फोन पर कह रही थी कि तुझे मेरी हेल्प चाहिए, अब कुछ बताएगी भी इतनी रात को मुझे यहाँ किस लिए बुलाया तूने? सोनल उसका हाथ पकड़कर उसे लिविंग रूम के दूसरे कोने की तरफ ले गई, जहां वो बुके रखा हुआ था। उसने बुके की तरफ इशारा करते हुए कहा, देख इसे, इसलिए बुलाया है मैंने तुझे यहाँ। आलिया ने जब इतना बड़ा बुके देखा तो हैरानी से उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। बिना एक भी पल गंवाए वो एकदम से दौड़कर उस बुके के पास चली गई। उसने चारों तरफ से घूम घूमकर उस बुके को अच्छी तरह देखा और फिर बोली, ओह माय गॉड, इतना बड़ा बुके यार, ये सिद्धार्थ ने तुझे गिफ्ट में दिया है? सोनल ने परेशानी से अपना सिर पकड़ते हुए जवाब दिया, हाँ। आलिया ने थोड़ी नाराजगी से उसकी तरफ देखा। इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे सोनल उसके सामने अपने हस्बैंड की प्यारे प्यारे गिफ्ट दिखाकर उसे जलाने की कोशिश कर रही है। उसने एकदम से टॉन्ट मारने वाले अंदाज में सोनल की तरफ देखते हुए कहा, मिसेस सिद्धार्थ रॉय कपूर, फैशन हब ने आज जो फैशन शो ऑर्गेनाइज किया था, उसकी सक्सेस के बाद आप रातों रात फैशन वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गए हैं। आपको इस दुनिया का सबसे हैंडसम, लविंग, केयरिंग और रिच हस्बैंड मिल गया है। लेकिन मेरा क्या? आपके घर तक आने के लिए मैंने अपनी नींद खराब करके कैब बुक की और यहाँ तक आई। आपको पता भी है उस मनहूस कैब वाले ने पूरे 200 रुपए ले लिए मुझसे भाड़े के। तेरे पास तो बहुत पैसे है ना, चल मेरे 200 रुपए दे मुझे। सोनल के डिजाइन की ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी थी, तो उसे फिलहाल पैसों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने एक स्माइल के साथ आलिया की तरफ देखते हुए जवाब दिया, ओके दे दूंगी, लेकिन पहले तो इन फ्लावर्स के ऊपर से ये पाउडर हटाने में मेरी हेल्प करेगी, ठीक है? आलिया ने अब बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, मुझे तो लगा कि तूने मुझे अपनी सक्सेस की पार्टी देने के लिए बुलाया है, लेकिन तुझे तो ना जाने कौन सा शौक चढ़ा है फूलों पर से पाउडर निकालने का। रहने देना, ऐसे अच्छे तो लग रहे हैं। सोनल ने गहरी सांस लेकर उन फूलों की तरफ देखते हुए कहा, इन फ्लावर्स पर न्यूट्रिएंट्स का यूज किया गया है, इसलिए अभी तक फ्रेश हैं, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रह पाएंगे। उसकी बात सुनकर आलिया ने अपना सिर पीटते हुए कहा, मतलब तूने इसलिए मुझे यहाँ बुलाया है ताकि तेरे साथ मिलकर इन फूलों पर से ये पाउडर मैं हटाऊं? इतनी रात को मेरी नींद खराब करनी थी तुझे, तो कोई अच्छा रीजन तो ढूंढा होता। ऐसे चमकीले पाउडर बहुत मिलते हैं मार्केट में, मैं ला दूंगी तेरे लिए, अब खुश? काश ये मार्केट वाला सस्ता डेकोरेटिव पाउडर होता। सोनल ने परेशानी से उन फूलों की तरफ देखते हुए कहा, ये डायमंड पाउडर है। आलिया उसकी बात सुनकर एकदम से शॉक्ड होती हुई चिल्लाई, क्या बात कर रही है? इतना कहकर उसने घबराहट में अपना वो वाला हाथ देखा जिससे उसने इन फूलों को छुआ था। आई होप मेरे छूने से ये पाउडर गिरा नहीं होगा। सोनल ने परेशानी से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, इसलिए तो मैं इन फूलों को फेंकना नहीं चाहती हूँ, तो प्लीज बताना मैं क्या करूँ इन फूलों का? आलिया ने भी तुरंत उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भरते हुए एकदम एक्साइटेड होकर जवाब दिया, ऑफ कोर्स, कोई पागल ही इतने एक्सपेंसिव फ्लावर्स को फेंकना चाहेगा? अगर इन्हें तोड़ने और इनके साथ सेल्फी लेने का तेरा शौक पूरा हो गया हो तो ये फूल मुझे दे दे। लेकिन इतना कहने के बाद उसने परेशानी से अपना सिर खुजाते हुए कहा, लेकिन मैं इन फूलों को लेकर करूंगी भी क्या? मुझे भी नहीं पता ये पाउडर इन फूलों पर से कैसे अलग होंगे, सॉरी। सोनल ने एक गहरी सांस लेकर सोफे पर बैठते हुए कहा, बस इसी बात से तो मैं परेशान हूँ। कभी कभी मुझे लगता है ना सिद्धार्थ कुछ ज्यादा ही फिजूल खर्ची करता है। उसका ये गिफ्ट मेरे लिए गिफ्ट कम और सिरदर्दी ज्यादा बन गया है। आलिया ने उसकी बात से डिसएग्री करते हुए कहा, जैसे तू फिजूल खर्ची कह रही है ना, वो उसके लिए रोज के छोटे मोटे खर्चे हैं, और फिर आज के फैशन शो में जो कमाल तूने दिखाया है ना, उसके बाद वो भी तुझे अपनी तरफ से कुछ बड़ा सरप्राइज देना चाहता था। ओके दैट्स इट। इतना कहकर आलिया ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, वैसे तो बड़ी बुराई कर रही है सिद्धार्थ की, लेकिन मुझे पता है मन ही मन तेरे मन में लड्डू फूट रहे हैं। सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि तू मेरे सामने सब शो ऑफ करके मुझे जलाना चाहती है? हाँ, और फिर अगर तेरा हस्बैंड फिजूल खर्ची करता भी है तो मुझे उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती, क्योंकि जितना वो खर्च करता है ना उससे 100 गुना ज्यादा एक ही दिन में कमा लेता है। अपनी बात पूरी करने के बाद आलिया ने सोनल की तरफ देखा, जो अभी कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखे जा रही थी। उसे अपनी तरफ ऐसे देखते पाकर आलिया ने एकदम से इरिटेट होकर कहा, ओके फाइन, आई वाज किडिंग यार। हाँ, एक नंबर का फिजूल खर्च है तेरा हस्बैंड। आई मीन अगर उसे तुझे गिफ्ट ही करना था तो डायमंड्स तुझे सीधे सीधे भी तो दे सकता था ना, लेकिन नहीं, पहले उसने डायमंड्स खरीदे, फिर उनको ग्राइंडर में डालकर उनका पाउडर बनाया, फिर उस पाउडर से उसने फ्लावर्स का मेकअप किया और फिर तुझे ये फ्लावर्स लाकर गिफ्ट किया। इतना कहकर आलिया ने एकदम से सोनल को पकड़कर जोर से हिलाते हुए कहा, वो सब छोड़, अब तू मुझे बता, ये सिद्धार्थ का कोई भाई है क्या? अगर उसका कोई कजन भी है ना तो मुझे चलेगा, प्लीज 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 मुझे उसे मिलवा देना। मेरी भी दिली तमन्ना है कि कोई ऐसे ही मुझ पर भी अपने पैसे लुटाए। सोनल ने उसके फोरहेड को टच करते हुए कहा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? नाउ यू आर बिहेविंग लाइक अ गोल्ड डिगर। हाँ, आलिया ने नाराजगी से उसका हाथ झटकते हुए जवाब दिया, सो व्हाट, सबको पैसों से प्यार होता है, आफ्टर ऑल हम सब इतनी मेहनत पैसों के लिए तो करते हैं। मेरा भी बचपन से सपना है कि मेरे पास भी ढेर सारे पैसे हों, बड़ा सा घर हो, बहुत सारी गाड़ियां हो और बिल्कुल सिद्धार्थ जैसा ही एक लविंग और केयरिंग हस्बैंड हो। कहते कहते आलिया जैसे सपनों में खो गई थी। उसकी बात सुनकर सोनल को जैसे कुछ याद आया। उसने तुरंत आलिया से पूछा, आप वैसे तूने बताया नहीं तेरे उस ब्लाइंड डेट का क्या हुआ? कोई पसंद आया तुझे? उसका सवाल सुनकर आलिया के सपनों का महल जैसे एक ही बार में भरभरा कर गिर गया। उसने परेशानी से अपना सिर पकड़ते हुए जवाब दिया, देख सोनल, मॉम की मैट्रिमोनियल साइट वाले लड़कों के साथ ब्लाइंड डेट्स पर जा के ना मैं वैसे पिछले 1 महीने से पागल हो गई हूं। प्लीज मुझे वो सब याद दिला के ना, तू मुझे और टॉर्चर मत कर। इसके बाद आलिया ने एकदम से रुआंसा होते हुए कहा, तुझे पता है जब मैं उनके भेजे हुए नमूनों से मिलकर परेशान हो गई ना, मैंने उनसे मिलना बंद कर दिया, लेकिन इससे भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ दिन पहले मॉम ने मुझे कॉल किया, फोन पर उनके रोने की आवाज सुनकर ना मैं तो एकदम से घबरा गई थी। उन्होंने मुझे कहा कि आशीष ने खुद को रूम में बंद कर रखा है, यहाँ तक कि वो खाना खाने के लिए भी बाहर नहीं आ रहा। एक्चुअली 2 दिन पहले उसके टेस्ट के रिजल्ट्स आए थे ना, और उसमें उसके मार्क्स कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, इस वजह से वो बहुत टेंशन में था। मॉम मुझे रो रो कर रिक्वेस्ट करने लगी कि मैं घर आकर आशीष को समझाऊं। मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले।
उनकी बात सुनकर मैं भी घबरा गई। अपने सारे काम छोड़कर मैं सीधे घर जाने के लिए निकल गई। लेकिन जब मैं घर पहुंची तो वहां का नजारा तो अलग ही था। पूरे घर को मॉम ने ऐसे सजा रखा था जैसे आज ही वहां किसी की शादी होने वाली है। डाइनिंग टेबल पर मॉम और डैड के साथ आशीष भी मजे से बैठा हुआ था और उन तीनों के साथ वहां लड़के वाले बैठे हुए थे और मेरा वेट कर रहे थे। उसकी बात सुनकर सोनल भी हैरान रह गई। तो आंटी ने तुझे झूठ बोलकर घर बुलाया, वो भी लड़के वालों से मिलवाने के लिए? और क्या? आलिया ने अब गुस्से से अपने बाल नोचते हुए कहा, कैन यू बिलीव मुझे दोनों ने उन सबके साथ अकेला छोड़ दिया और खुद पूरे टाइम मेरे क्यूट पपी जैकी के साथ खेलती रही। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो जैकी और आशीष ही उनके अपने बच्चे हैं। मुझे तो पक्का किसी मंदिर से उठाकर लाई होंगी वो। कभी मुझे अपने घर से भगाने की इतनी जल्दी है उनको। उसकी बात सुनकर अब सोनल को हंसी आ रही थी। आलिया ने जब उसे हंसते हुए देखा ना तो वो और भी चिढ़ गई। हाँ ठीक है, हंस ले तू भी मेरे ऊपर, मुझे घर ही नहीं जाना है। वैसे भी सिद्धार्थ तो यहाँ है नहीं, तो आज मैं यहीं सो जाती हूँ। सोनल को भी आइडिया बुरा नहीं लगा। ये अलग बात थी कि उसने जिस काम के लिए आलिया को बुलाया था ना वो काम पूरा तो हुआ नहीं था, पर एटलीस्ट अब वो घर में अकेली तो नहीं थी। ऊपर अपने रूम में जाकर उन दोनों ने ही शावर लिया और चेंज करके बेड पर सोने आ गई। तब तक रात काफी हो गई थी, इस वजह से बेड पर जाते ही दोनों को नींद आ गई। पिछले कुछ दिनों से लगातार काम करने की वजह से सोनल काफी ज्यादा थकी हुई थी। पहले सिद्धार्थ के एक्सीडेंट की खबर और फिर फैशन हब के डिजाइन टाइम पर कंप्लीट करने की कोशिश में हर बार उसने सबसे पहले अपनी नींद की ही कुर्बानी दी थी। पिछले 4-5 दिनों में वो मुश्किल से 10-12 घंटे ही सो पाई थी। इस वजह से वो बहुत गहरी नींद में सोती रह गई। सुबह आलिया जल्दी उठ गई। सोनल को सोती देखकर उसने उसे जगाना जरूरी नहीं समझा। फ्रेश होकर वो नीचे लॉन में घूमने आ गई। अभी वो नीचे आई ही थी कि उसने सेजल को गेट से अंदर आते देखा। आलिया सेजल से कभी मिली नहीं थी, इसलिए उसने उसे बिल्कुल भी नहीं पहचाना। पहले तो उसे लगा शायद यही आशा होगी, लेकिन फिर सेजल के महंगे और फैशनेबल कपड़ों को देखकर उसे भी लगा कि यह आशा नहीं हो सकती। सेजल भी आलिया को वहां देखकर हैरान हो गई थी। उसने आलिया की तरफ देखते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? आलिया पहले तो उसे इग्नोर करके वहां से चुपचाप निकलने की सोच रही थी, लेकिन जब सेजल ने खुद ही उससे सवाल कर लिया तो अब उसके पास जवाब देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। आलिया ने एम्बैरेसमेंट के साथ सेजल के सामने हाथ हिलाते हुए कहा, हेलो मिस। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सेजल ने एकदम से खुश होकर उसके करीब आते हुए कहा, मिस रियली, मैं इतनी यंग दिखती हूं क्या? तो तुम सोनल की फ्रेंड हो? आलिया ने भी स्माइल के साथ एकदम पोलाइटली जवाब दिया, जी मैं सोनल से मिलने आई थी, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। सेजल ने अपनी सनग्लासेस उतारते हुए जवाब दिया, ओह मैं भी तो यहाँ सोनल से ही मिलने आई हूँ, कहाँ है वो? आलिया ने ऊपर सोनल के कमरे की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया, अब वो तो सो रही है, अगर आपको उससे कोई अर्जेंट काम है तो मैं उसे जगा देती हूँ। सेजल ने अंदर की तरफ बढ़ते हुए कहा, हाँ मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। ओके मैं उसे अभी आपके पास भेजती हूँ। कहते हुए आलिया तुरंत अंदर की तरफ दौड़ गई। सुबह के 10 बज चुके थे, लेकिन सोनल अब तक गहरी नींद में ही सो रही थी। आलिया ने उसे पकड़कर हिलाते हुए कहा, सोनल सोनल उठना, पता है नीचे एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की तुझसे मिलने आई है। सोनल ने उसकी बात सुनकर अपनी आंखें खोलते हुए एकदम से अलसाई हुई आवाज में पूछा, कौन आई है? मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। आलिया ने लापरवाही से अपने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे क्या पता, मगर वो बहुत खूबसूरत है यार, क्या कमाल का फैशन सेंस है उसका। अरे मुझसे तो बहुत ही प्यार से बात की उसने, उसी ने बताया वो तुझसे मिलने आई है, उठना। उसकी बात सुनकर सोनल की नींद एकदम से हवा हो गई। ओह माय गॉड, कहीं वो? सोनल ने घबराते हुए एक बार घड़ी की तरफ देखा और दौड़ती हुई बाथरूम में घुस गई। आलिया की बातों से उसे भी कुछ अंदाजा तो हो ही गया था कि ये सेजल के अलावा और कोई नहीं हो सकती थी। जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर और कपड़े चेंज करके वो बाथरूम से बाहर आ गई और नीचे हॉल की तरफ दौड़ गई। आखिर आज उसकी सासू माँ घर आई थी। उसे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी कि सेजल न जाने उसके बारे में क्या सोच रही होगी। आखिर कौन सी सास अपनी बहू को दिन के 10 बजे तक सोता हुआ देखकर खुश होगी? मॉम! सोनल एकदम से दौड़ती हुई नीचे पहुंची और तुरंत झुककर सेजल के पैर छुए। आप अचानक यहाँ कैसे? मुझे बताया होता मैं खुद ही चली आती मॉम। आलिया भी सोनल के पीछे पीछे ही नीचे आ रही थी। उसने जब ये नजारा देखा तो उसे तो जैसे चक्कर ही आ गया। जिसे वो इतनी देर से सोनल की कोई नेबर या फ्रेंड समझ रही थी वो उसकी सासू माँ है। वैसे ही इसमें उसकी भी क्या गलती थी? सेजल थी ही इतनी खूबसूरत और फिर वो अपनी ब्यूटी की केयर करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। इस वजह से वो काफी यंग भी दिखती थी। ऐसे में किसी को भी ऐसी गलतफहमी हो सकती थी। आलिया ने अब एकदम से पैनिक होते हुए अभी तक सारे इंसिडेंट को फिर से याद करना शुरू कर दिया। कहीं उसने गलती से सेजल के सामने कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं करती थी ना? जब वो श्योर हो गई कि उसने शीशे के सामने ठीक से ही बिहेव किया था तब जाकर उसकी जान में जान आई। सेजल को एक्चुअली यहाँ सिद्धार्थ नहीं भेजा था। कल रात ही उसने फ्रांस जाने से पहले सेजल को कॉल करके कहा था कि वो कुछ दिनों के लिए इंडिया से बाहर रहेगा और इस दौरान सोनल को अकेला रहना पड़ेगा। तो अगर वो चाहे तो सोनल को अपने साथ कपूर मैंशन ले जा सकती है। और तो और उसने सेजल को यह भी कहा था कि अगर वो सोनल को अपने साथ कपूर मैंशन जाने के लिए मना लेगी ना तो वो फ्रांस से उसके लिए लिमिटेड एडिशन वाले पर्स और सैंडल्स लेकर आएगा। सेजल तो ये सुनकर खुशी की मारे उछल गई थी। उसका तो दोनों तरफ से फायदा ही फायदा था। एक तरफ तो सिद्धार्थ खुद उसे सोनल के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका दे रहा था और दूसरी तरफ उसे इस बात के लिए गिफ्ट्स भी दे रहा था। वो तुरंत तैयार हो गई, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि सोनल को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि वो ऐसा सिद्धार्थ के कहने पर कर रही है। सेजल को भी इसमें कुछ गलत नहीं लगा, सो आज वो सुबह सुबह ही यहाँ सोनल से मिलने आ गई। सुनो बेटा कैसी हो? सेजल ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखकर पूछा। मैं ठीक हूँ मॉम, आप कैसे हैं? सोनल ने भी उसके बगल में बैठते हुए पूछा। मैं भी ठीक हूँ। वो एक्चुअली मेरी सिद्धार्थ से बात हुई थी, उसी ने बताया कि वो बिजनेस ट्रिप के लिए फ्रांस जा रहा है। मुझे लगा कि अब तुम तो एकदम अकेली हो गई होगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने आ गई यहाँ। सेजल ने प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सोनल भी खुश हो गई। ये तो बहुत अच्छा किया आपने मॉम, मैं भी आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी पता है। सेजल आगे कुछ कहने ही जा रही थी कि उसकी नजर पीछे खड़ी आलिया पर पड़ी, जो अब तक उसे हैरानी से आंखें फाड़ी देखी जा रही थी। सोनल ने उसे अपने हाथ के इशारे से पास बुलाते हुए पूछा, अरे तुम वहां क्यों खड़ी हो? आओ मेरे पास आकर बैठो। अरे तुम भी हमें ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती? आलिया ने तुरंत हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, अरे नहीं, आप दोनों को एक साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए ना, मैं यहाँ क्या करूंगी? असल में आलिया सिद्धार्थ के बाद पहली बार किसी दूसरे इतने ज्यादा अमीर इंसान से मिल रही थी। इस वजह से वो सेजल के सामने थोड़ा नर्वस हो रही थी। सोनल भी काफी अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन वो आलिया की बचपन की दोस्त थी। इस वजह से वो उसके साथ कंफर्टेबल थी। लेकिन सेजल की पसंद नापसंद और उसके रहन सहन के तौर तरीकों से वो वाकिफ नहीं थी। इस वजह से उसे डर था कि कहीं उससे सेजल के सामने कोई गलती ना हो जाए। मॉम ठीक तो कह रही है आलिया, तू भी हमारे साथ ही रुक जाना आज। सोनल ने उसे मनाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन आलिया ऐसा कोई भी रिस्क लेने की मूड में नहीं थी।
सो उसने काम का बहाना बनाया और तुरंत वहां से निकल गई। उसके जाते ही सेजल ने सोनल की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी फ्रेंड बहुत प्यारी है। उसकी बात सुनकर सोनल के भी फेस पर स्माइल आ गई। हाँ, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है मॉम। जब भी मैं मुश्किल में होती हूँ ना तो हमेशा ही मेरी हेल्प करती है। बचपन से यही तो मेरा ध्यान रखती आई है। सेजल ने एक बार पीछे मुड़कर आलिया की तरफ देखा, जो अब लॉन के पास उस बड़े से गेट से बाहर निकलती हुई नजर आ रही थी। फिर तुरंत सोनल की तरफ मुड़ते हुए पूछा, अब तुम्हारी इस फ्रेंड का कोई बॉयफ्रेंड है क्या? उसकी बात सुनकर सोनल को हल्की सी हंसी आ गई। नहीं, लेकिन उसके पेरेंट्स उसके लिए ना कोई अच्छा सा लाइफ पार्टनर खोजने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर सेजल ने भी हंसते हुए जवाब दिया, तुम कहो तो मैं उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का खोज दूं? उसकी बात सुनकर सोनल की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। सेजल जिस सोसाइटी से बिलोंग करती थी उसमें सारे लड़के वेल एजुकेटेड और अच्छे घरों से ही आते थे। जाहिर है वो जैसे भी आलिया के लिए चुनेगी वो अपने आप में बेस्ट ही होगा। एटलीस्ट वो उन लड़कों से तो बेहतर ही होगा जिन्हें आलिया की मॉम इतने दिनों से उसके लिए मैट्रिमोनियल साइट्स पर खोज कर निकाल रही थी। और फिर इस तरह आलिया की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। मॉम, आप सच में आलिया के लिए कोई अच्छा सा लड़का खोजेंगी? आप सच में बहुत अच्छी है मॉम। सोनल ने खुश होकर सेजल का हाथ पकड़ते हुए कहा। सेजल ने थोड़ा प्राउडली जवाब दिया, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये सब तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वैसे अगर तुम सच में मुझे थैंक यू बोलना चाहती हो ना तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जी मॉम, बताइए ना, आप जो कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ। सोनल ने तुरंत जवाब दिया। इस बार सेजल ने एकदम से एक्साइटेड होकर सोनल का हाथ पकड़ते हुए कहा, ओके, तो तुम कुछ दिनों के लिए ना मेरे साथ कपूर मैंशन में चलकर वहां क्यों नहीं रहती? बोलो। सोनल को उम्मीद नहीं थी कि सेजल उसे ऐसा कुछ करने को कहेंगी। जब उसने मेहता निवास छोड़ा था तब से वो सिद्धार्थ के साथ यहीं रहती आई थी। अब अचानक घर बदलने के ख्याल से वो थोड़ा नर्वस भी हो रही थी। हालांकि सेजल उसके साथ काफी फ्रेंडली थी, लेकिन उत्कर्ष काफी सीरियस रहती थी। इस वजह से सोनल अब भी हमसे डरती थी, कहीं वहां जाने के बाद उसे कोई गलती हो गई तो। ये सब सोचकर वहां जाने के ख्याल से उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी, खासकर तब जब सिद्धार्थ इस वक्त यहाँ नहीं था। उसे चुप देखकर सेजल ने उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, इतना क्यों सोच रही हो सोना? वैसे भी सुड्डू को वापस आने में बहुत दिन लग जाएंगे। तुम इतने दिनों तक यहाँ अकेली कैसे रहोगी? वैसे भी मेरे साथ भी तो उत्कर्ष के अलावा कोई रहता नहीं है। मैं भी घर पर बोर ही होती रहती हूँ। तुम साथ रहोगी ना तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और फिर तुम मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना भी तो बनाओगी। तुम जो कुछ भी बनाती हो ना सब बहुत यम्मी होता है बेटा। देखो ना, मैं तुम्हारी सास हूँ और फिर भी मुझे तुम्हारे हाथ का बना खाना खाने को नहीं मिलता। सोनल ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मॉम, मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? सिद्धार्थ ने मेरे लिए एक ड्राइविंग कोच हायर किया है, वो मुझसे मिलने भी आने वाला है, तो मेरा यहाँ रहना जरूरी है। अरे इसमें क्या मुश्किल है? उस ड्राइविंग कोच को कपूर मैंशन में आ जाने को बोल देना, और अगर वो वहां ना भी आए ना तो मैं तुम्हारे लिए नया ड्राइविंग कोच हायर करवा दूंगी। इतना कहकर सेजल ने सोनल का हाथ पकड़ लिया और उसे रिक्वेस्ट करती हुई बोली, अब तो ठीक है ना सुना, देखना सुड्डू ने जब से बिजनेस संभालना शुरू किया है ना वो तब से यही रहता है। कम से कम तुम तो हमारे साथ चलकर रहो, वो भी तो तुम्हारा ही घर है ना बेटा। अब भी सोनल को हिचकिचाती देखकर सेजल ने एकदम साफ फेस बनाते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं रोने लगूंगी। हाँ। सोनल उसकी बात सुनकर एकदम से स्पीचलेस हो गई थी। आखिर में जब उसे कोई और ऑप्शन नजर नहीं आया तो उसने एक स्माइल के साथ सेजल का हाथ पकड़ते हुए कहा, ओके मॉम, मैं आपके साथ चल रही हूँ। उसकी बात सुनते ही सेजल ने एकदम से खुश होते हुए उसे अपने गले से लगा लिया। ठीक है, फिर तुम जल्दी जाकर अपना सारा जरूरी सामान पैक कर लो, चलो। ओके कहते हुए सोनल उठकर अपने रूम में चली गई। उसके जाने के बाद सेजल ने अपना मोबाइल निकाला और सिद्धार्थ को मैसेज किया, क्या कह रहा था तू? सोनल मेरे साथ घर जाने को राजी नहीं होगी? हाँ, वो अभी इस वक्त मेरे साथ कपूर मैंशन जाने के लिए तैयार है। अब तो तुझे मेरे लिए वो सब फ्रांस से लाना पड़ेगा जो तूने प्रॉमिस किया था। हाँ। सिद्धार्थ ने जब वो मैसेज देखा तो उसे हंसी आ गई। आखिर यही तो वो चाहता था कि सोनल वहां अकेली न रहे। जैसे ही सोनल ने अपनी सारी पैकिंग खत्म की, सेजल उसे अपने साथ लेकर कपूर मैंशन में आ गई। यहाँ आने के बाद सेजल ने सोनल को एक पल के लिए भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वो अपने घर में नहीं है। वो उसका बहुत ख्याल रखती थी। सोनल भी हर रोज उसकी पसंद का कुछ ना कुछ खाना जरूर बनाती थी। कभी कभी वो सेजल के साथ पार्लर और शॉपिंग के लिए भी चली जाया करती थी। सिद्धार्थ ने उसके लिए जो ड्राइविंग कोच हायर किया था वो कपूर मैंशन में ही सोनल को ड्राइविंग सिखाने के लिए आने लगा था। सिद्धार्थ को जब ये सब पता चला तो वो बहुत खुश हुआ। उसके कहने पर सोनल कभी कभी वक्त निकालकर अपनी फ्लावर शॉप पर भी चली जाती थी। सोनल ने सिद्धार्थ के भेजे हुए बुके के बारे में भी सेजल को बताया था। उसके बाद सेजल ने उस बुके को हमेशा खिले रहने वाले फूलों में बदलवाने में भी उसकी हेल्प की थी। इस तरह उसकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब तो ना उसे उन फूलों पर से डायमंड पाउडर हटाने की जरूरत पड़ती और ना ही उन फूलों को फेंकना पड़ता। सिद्धार्थ का ये स्पेशल वाला गिफ्ट अब उसके पास हमेशा ऐसे ही रहने वाला था। कपूर मैंशन में आने के बाद से सोनल काफी बिजी रहने लगी थी। दिन भर के अपने इस शेड्यूल के बाद हर रोज शाम को वो सिद्धार्थ से वीडियो कॉल पर बात जरूर कर लेती थी। दिन इसी तरह गुजरने लगते थे। कुछ दिनों बाद सेजल ने बताया कि सिद्धार्थ का बर्थडे आने वाला है, इसलिए सिद्धार्थ के लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट खरीदने के लिए वो सोनल को लेकर गिफ्ट शॉप चली गई। उन दोनों ने मिलकर पूरा मॉल छान मारा, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा कोई गिफ्ट नहीं मिला जो सिद्धार्थ को पसंद आता। आखिर में जब वो दोनों बेबी प्रोडक्ट्स वाले काउंटर के पास से होकर गुजरे थे तब अचानक सेजल वहां पर किसी को देखकर रुक गई। क्या हुआ मॉम, आप यहाँ क्यों रुक गई? उसे रुकते देखकर सोनल ने हैरानी से पूछा, अब मैं उस लड़की को जानती हूँ। सेजल ने उस काउंटर की तरफ इशारा करते हुए कहा। सोनल ने उस तरफ देखा, वहां एक लड़की खड़ी होकर कुछ सामान खरीद रही थी। सेजल ने उस तरफ तेजी से बढ़ते हुए पुकारा, प्रिया। अपना नाम सुनकर प्रिया चौंकती हुई पीछे की तरफ मुड़ी। सेजल को वहां खड़ा देखकर वो सरप्राइज रह गई थी। ओह हेलो आंटी, कैसी हैं आप? उसने एक स्माइल के साथ पूछा। सोनल ने अब गौर से प्रिया की तरफ देखा। वो काफी खूबसूरत और अच्छे घर की लग रही थी। अरे तुम तो स्टडी के लिए अब्रॉड चली गई थी ना, वापस कब आई? सेजल ने उसके करीब आते हुए पूछा। अब बस कुछ ही दिन पहले मेरी वहां की क्लासेस खत्म हो गई थी ना, तो मैं वापस इंडिया चली आई। प्रिया ने जवाब दिया। सेजल ने अब थोड़ी नाराजगी के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम इतने दिनों से इंडिया में हो और लेकिन फिर भी तुम हमसे मिलने नहीं आई। मिलना तो छोड़ो, तुमने हमें कॉल तक नहीं किया। मैं तुमसे बहुत नाराज हूं बेटा। प्रिया ने अब एक स्माइल के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा, आई एम सो सॉरी आंटी, एक्चुअली यहाँ आने के बाद से ना मैं लगा था किसी न किसी काम में बिजी थी, इसलिए आपसे मिलने नहीं आ पाई। अपनी पूरी बात करते करते उसकी नजर सोनल पर जाकर रुक गई। ये कौन है? उसने सोनल की तरफ इशारा करते हुए पूछा। सेजल ने तुरंत सोनल की तरफ मुड़ते हुए कहा, ओह मैं तो तुम्हें मिलवाना भूल ही गई, इससे मिलो, ये सिद्धार्थ की वाइफ है सोनल, और सोनल ये प्रिया है। विनय और अमन की तरह ये भी सिद्धार्थ के बचपन की ही दोस्त है। सेजल की बात सुनकर प्रिया ने अब एक स्माइल के साथ सोनल की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा,
हे नाइस टू मीट यू सोनल। मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी। इनफैक्ट यहाँ आने के बाद मैंने सिद्धार्थ से कहा भी था कि वो मेरी वेलकम पार्टी में तुम्हें लेकर आए, पर तुम शायद तब बिजी थी। हाँ, सोनल को भी वो इंसिडेंट याद आ गया था जब सिद्धार्थ उसे अपने साथ पार्टी में चलने के लिए कह रहा था, लेकिन उसने जाने से मना कर दिया था। सेजल ने अचानक प्रिया से पूछ लिया, प्रिया तुम यहाँ बेबी प्रोडक्ट्स वाले काउंटर पर क्या कर रही थी? तुम्हें यहाँ से कोई सामान खरीदना है? उसका ये सवाल सुनकर प्रिया के चेहरे का रंग उड़ गया था, मगर फिर उसने तुरंत खुद को संभालते हुए जवाब दिया, हाँ वो मैं अपनी एक फ्रेंड के लिए कुछ शॉपिंग करने आई थी। सेजल ने अब अचानक एकदम से सारे होते हुए कहा, तुम्हारी फ्रेंड के बच्चे भी हो गए? बस एक मुझे ही नालायक बेटा मिला है। कितने दिन से मैं उससे कह रही हूँ कि मुझे भी उसके बच्चों के साथ खेलना है, लेकिन उसे तो अपने बिजनेस टूर से फुर्सत ही नहीं है। फिर उसने सोनल की तरफ देखते हुए कहा, कुछ सीखो तुम इन दोनों से। तुम दोनों की शादी को इतना टाइम हो चुका है, इन लोगों से पहले तो तुम्हारे बच्चे हो ही जाने चाहिए थे। सोनल ने उसकी बात सुनकर थोड़ी एम्बैरेसमेंट के साथ प्रिया की तरफ देखा और फिर बिना कोई जवाब दिए अपनी नजरें झुका ली। प्रिया ने हंसते हुए कहा, हाँ जी, आपको इन दोनों के ऊपर इस बात के लिए इतना ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। नो, ऐसे में इनके लिए बेबी प्लान करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसे इन्हें सारी चीजें अपने हिसाब से डिसाइड करने दीजिए, मैं तो ये कहूंगी। सेजल ने उसकी बात सुनकर एकदम से डिसअपॉइंट होते हुए कहा, रियली ऐसा भी होता है? मतलब अभी मुझे और वेट करना पड़ेगा? इतना कहकर सेजल ने परेशानी से अपना हाथ झटकते हुए कहा, ओके फॉरगेट इट, मुझे वॉशरूम जाना है। सुनो बेटा, तुम प्रिया के साथ बात करो, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर सेजल वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। उसके जाते ही प्रिया ने हंसते हुए कहा, आंटी बीना बहुत क्यूट है सच में। सोनल ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बहुत प्यारी है वो। उनके अंदर अब भी ना बचपना है, शायद इसलिए वो अब भी इतनी यंग दिखती है। और फिर अंकल भी तो उनसे कितना प्यार करते हैं ना। मुझे उन दोनों की जोड़ी बहुत पसंद है, यू नो। सोनल ने भी उसकी बात से एग्री किया, लेकिन इसके बाद उन दोनों को भी ऐसा कोई टॉपिक नजर नहीं आ रहा था जिस पर वो दोनों बातें कर सके। मॉल के इस हिस्से में काफी सारे लोग वहां से आ जा रहे थे और वो दोनों बस चुपचाप वहां खड़ी उन सबको देख रही थी। आखिर में सोनल ने ही चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम कहो तो मैं तुम्हारे फ्रेंड के लिए शॉपिंग करने में हेल्प कर दूं? प्रिया पहले तो मना करना चाहती थी, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने जवाब दिया, ओके थैंक्स। बेबी प्रोडक्ट्स वाला ये सेक्शन भी काफी बड़ा था। यहाँ पर 1 साल से लेकर 3 साल तक के बच्चों के लिए सारा सामान मौजूद था। हालांकि यहाँ के सारे प्रोडक्ट्स लोकल मार्केट के ही नजर आ रहे थे, लेकिन वो सब बहुत ही क्यूट से थे, स्पेशली बच्चों के कपड़े, जूते और खिलौने। भले ही सोनल के खुद के बच्चे नहीं थे, लेकिन वहां मौजूद सारी चीजों को देखने में ना वो इतना खो गए कि उसे ये भी याद नहीं रहा कि वो यहाँ प्रिया के लिए शॉपिंग करने आई है। थोड़ी देर बाद प्रिया अपने हाथों में कुछ खिलौने लिए हुए उसके पास आई। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, सोनल मुझे अमन ने बताया था कि सिद्धार्थ किसी बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गया हुआ है, तुम्हें उसने कुछ बताया क्या कि वो कब तक वापस आएगा? सोनल ने एक स्माइल के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं एक्चुअली कहा था कि काम बहुत ज्यादा है तो उसे वापस आने में टाइम लगेगा। तुम्हें अगर उससे कोई काम है तो मुझे बता दो, मेरी जब भी उससे बात होगी मैं तुम्हें मैसेज दे दूंगी। उसकी बात सुनकर प्रिया के चेहरे पर उदासी छा गई थी। उसने एक फीकी मुस्कान के साथ सोनल की तरफ देखते हुए जवाब दिया, नहीं कोई खास बात नहीं है, मैं बस तुम दोनों को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करना चाहती थी, लेकिन अब शायद मुझे सिद्धार्थ के वापस आने का वेट करना पड़ेगा। सोनल ने अब उसके हाथों में पकड़े सामान की तरफ नजर डालते हुए कहा, लगता है तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया है। प्रिया ने भी एक स्माइल के साथ हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। सिद्धार्थ के बर्थडे में अब बस 2 ही दिन बाकी रह गए थे। सोनल ने उसे जब कॉल करके पूछा कि वो वापस कब आ रहा है, तो उसने वापस आने से साफ मना कर दिया। सिद्धार्थ इस वक्त अपने बिजनेस के काम में बहुत ही ज्यादा बिजी था। ये देखकर सोनल उदास हो गई थी। जब से सिद्धार्थ उसकी लाइफ में आया था उसके बाद ये उसका पहला बर्थडे था, लेकिन उसके स्पेशल डे पर सोनल उसके साथ नहीं थी। ये सोचकर उसे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था। पूरा दिन वो इस बारे में सोचती रही। आखिर में जब उसे और कुछ समझ में नहीं आया ना, तो उसने सेजल से हेल्प मांगी। मॉम 2 दिन के बाद सिद्धार्थ का बर्थडे है, लेकिन वो अपने बर्थडे के लिए भी वापस नहीं आ रहा है, तो मैं सोच रही थी। कहते कहते सोनल रुक गई। सेजल तुरंत उसकी बात समझ गई। तुम सिद्धार्थ का बर्थडे सेलिब्रेट करने उसके पास फ्रांस जाना चाहती हो? यस मॉम। सोनल ने बड़ी उम्मीद के साथ सेजल की तरफ देखते हुए जवाब दिया। सेजल ने एकदम से एक्साइटेड होते हुए कहा, वाह ये तो बहुत अच्छा सोचा है तुमने। सुना, मेरा सिद्धू सच में बहुत लकी है जो उसे तुम्हारी जैसी वाइफ मिली है। उसे तो अपने बिजनेस से फुर्सत ही नहीं है। एटलीस्ट तुम तो उसके बारे में सोचती हो ना, तुम्हें वहां देखकर वो भी बहुत सरप्राइज रह जाएगा। फिर तुम उसे अच्छे से उसका बर्थडे गिफ्ट देना। कहते हुए सेजल ने शरारत से अपनी आई विंक कर दी। सोनल उसकी बात सुनकर बुरी तरह शर्मा गई थी। वो तो बस सिद्धार्थ का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसके पास जाना चाहती थी। इन सब चीजों का तो उसके दिमाग में ख्याल भी नहीं आया था। सेजल ने उसे और ज्यादा परेशान करते हुए कहा, अच्छा ही है, तुम दोनों जितना साथ रहोगे ना, मुझे उतनी जल्दी तुम दोनों के छोटे छोटे क्यूट क्यूट बेबीज देखने को मिलेंगे ना। सोनल ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, मॉम एक्चुअली मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, और फिर फ्रांस जाने के लिए वीजा की भी तो जरूरत होगी ना। मुझे लगा था सिद्धार्थ कुछ दिन में वापस आ जाएगा, इसलिए मैंने भी पासपोर्ट बनवाने के बारे में सोचा ही नहीं था। लेकिन अब इतनी जल्दी सारी अरेंजमेंट्स कैसे हो पाएंगी मॉम? सोनल ने एकदम से परेशान होते हुए कहा। सोनल खुद भी काफी रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन इसके बावजूद वो अब तक इंडिया से बाहर नहीं गई थी। जब उसके पेरेंट्स उसके साथ थे तब वो अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने में इतना बिजी थे कि वो सोनल को लेकर कभी इंडिया से बाहर गए ही नहीं थे, और उनके जाने के बाद उसे ऐसा कोई मौका मिला ही नहीं। इसलिए उसने अब तक अपना पासपोर्ट भी नहीं बनवाया था। लेकिन अब अचानक जरूरत महसूस होने पर उसे इस बात के लिए अफसोस हो रहा था। सेजल भी उसकी बात सुनकर परेशान हो गई थी। ओह, तो मुझे ये बताने आई थी। वेल, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चे। हमारा प्राइवेट जेट भी इस वक्त मेंटेनेंस के लिए भेजा गया है, वरना मैं तुम्हें उसी से फ्रांस भिजवा देती। उसकी बात सुनकर सोनल की उम्मीदें भी टूटने लगी थी। तो इसका मतलब मैं सिद्धार्थ के पास नहीं जा सकती मॉम?